गाइस ये स्टोरी भी सिस्टम मनवा के ऊपर होने वाली है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर एक कंपनी का ओनर है, लेकिन वो अपनी ही कंपनी को बर्बाद करना चाहता है। और ऐसा क्यों, ये जानने के लिए आपको सब शुरू से देखना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी कंपनी से जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, सक्सेस ग्रुप। ये कंपनी कोई मामूली नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य है जो गेम्स बनाता है, इंटरनेट सर्विस देता है, हार्डवेयर बनाता है और यहाँ तक कि कल्चरल कम्युनिकेशन में भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। देखते ही देखते कुछ ही सालों में इस कंपनी की वैल्यूएशन अरबों डॉलर तक पहुंच चुकी है। और इस पूरी कंपनी का सर्वे सर्वा, इसका असली मालिक है हमारा हीरो राज। पूरी दुनिया राज को एक इन्वेस्टमेंट जीनियस मानती है। लोग कहते हैं कि राज जिस चीज को हाथ लगा देता है वो सोना बन जाती है। यहां हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहां रिपोर्टर्स की भीड़ राज को घेरे खड़ी है। एक रिपोर्टर बड़े चाव से पूछता है, राज सर, आज आप सफलता के उस मुकाम पर हैं जहां पहुंचने का सपना हर कोई देखता है। क्या आप दुनिया को अपनी कामयाबी का राज बता सकते हैं? राज एक गहरी सांस लेता है और बड़ी सादगी से जवाब देता है, सच कहूं तो मेरी सफलता के पीछे सिर्फ मेरा लक है, क्योंकि शुरुआत में मेरा गोल पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसे हारना था। मेरा पहला मिशन सिर्फ $500 गंवाना था। जैसे ही राज ये कहता है, कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। साल 2009, एक मामूली सी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रूम में, जहां राज गहरी नींद में सोया हुआ है। अचानक उसका एक दोस्त कमरे में घुसता है और उसे हिला हिलाकर उठाने लगता है। ओए राज, उठ जा भाई, क्या कुंभकर्ण की औलाद है क्या? जल्दी कर, हम बहुत लेट हो चुके हैं। आज एसोसिएट डायरेक्टर की क्लास है, अगर उसने पकड़ लिया तो समझ ले तेरी खैर नहीं। राज हड़बड़ा कर उठता है। उसका दिमाग अभी भी सुन्न है। वो अपने दोस्त को देखता है और सोचता है, क्लास? कौन सी क्लास? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दोस्त चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी कर वरना मिस कर देगा। राज आईने में खुद को देखता है। वो अभी सिर्फ 19 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो अपने आसपास की जगह को गौर से देखता है और उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। क्या साला, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या ये मुमकिन है कि मैं 10 साल पीछे साल 2009 में वापस आ गया हूँ और मेरे वो सारे अरबों रुपए सब खत्म हो गए? राज खुद को चिकोटी काटता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक नीली रोशनी चमकती है और एक सिस्टम प्रकट होता है। राज की पूरी कुंडली उसके सामने थी। उसके पास सिर्फ $433 बचे थे। तभी सिस्टम की आवाज गूंजती है, होस्ट, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे प्रोवाइड करूंगा। तुम्हें इन पैसों को कंपनियों में, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में या बिजनेस में लगाना होगा। सिस्टम एक अजीब सी शर्त रखता है। वो कहता है कि अगर राज इन पैसों को बिजनेस में लगाता है और कंपनी को लॉस होता है, तो वो सारा पैसा राज के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राज का दिमाग दौड़ने लगा। मतलब अगर मुझे सिस्टम ने $500 दिए और मैंने वो सारे लुटा दिए, तो वो पूरे $500 मेरे खुद के हो जाएंगे। और अगर मैंने कम पैसे खर्च करके प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, तो बचा हुआ पैसा भी मेरा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कांड था। सिस्टम ने बताया कि कंपनी प्रॉफिट कमाती है, मान लो $1,00,000, तो राज को सिर्फ उसका 1% यानी $1,000 ही मिलेंगे। बाकी 99% सिस्टम ले जाएगा। राज ने अपना माथा ठोक लिया। इसका मतलब पैसा कमाना घाटे का सौदा है। असली फायदा तो पैसा लुटाने में है। अगर मैं जानबूझकर $500 हार जाऊं, तो वो पूरे $500 मेरी जेब में आएंगे। राज खुश हो गया। भाई, अमीर बनना तो अब बहुत आसान है। पैसा कमाना मुश्किल होता है, गंवाना तो बच्चों का खेल है। सिस्टम उससे पूछता है कि वो अपनी कंपनी का नाम क्या रखना चाहता है। राज बिना सोचे जवाब देता है, सक्सेस। सिस्टम उसे पहला टास्क देता है। 14 दिन के अंदर उसे पैसे किसी प्रोजेक्ट में लगाने हैं। राज ने सोचा कि अगले 10 सालों में क्या क्या हिट होने वाला है, वो उन सब को अवॉइड करेगा। वो ऐसे प्रोजेक्ट्स चुनेगा जो पक्का डूबेंगे। उसके दिमाग में एक बड़ी मीटिंग चल रही थी। उसने सोचा, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ फूंका जा सकता है जहां कोई रिटर्न न मिले? जवाब मिला, गेमिंग बिजनेस। राज जानता था कि एक गेम बनाने में बेहिसाब पैसा खर्च होता है। अगर गेम में थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो पूरा प्रोजेक्ट क्रैश हो सकता है। और सबसे अच्छी बात, अगर कोई गेम फ्लॉप होता है तो उसके कोड को कोई कौड़ी के भाव भी नहीं खरीदता। राज ने तय किया कि वो एक ऐसा गेम बनाएगा जो इतना घटिया और बोरिंग हो कि कोई उसे गलती से भी ना खरीदे। राज अपने मिशन पर लग गया। वो ऑनलाइन मार्केट से गेम बनाने के रिसोर्सेज खरीदने लगा। उसने देखा कि गेम बनाना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना वो सोच रहा था। वो एक एडिटर की तरह अलग अलग मॉडल्स खरीदने लगा। उसने $2,000 सिर्फ गाड़ियों की बेकार सी स्किन्स खरीदने में लगा दिए।
फिर डेजर्ट यानी रेगिस्तान और फालतू की सीनरी के मॉडल्स पर $23,000 उड़ा दिए। म्यूजिक के लिए $6,000 दिए। आखिरकार राज ने एक ड्राइविंग सिम्युलेटर टाइप का गेम तैयार किया। ये गेम इतना सिंपल और पकाऊ था कि एक स्टेज पार करने के लिए प्लेयर को 8 घंटे तक बिना कुछ किए सिर्फ गाड़ी चलानी पड़ती और बीच बीच में अचानक से मोड़ आ जाते ताकि प्लेयर फ्रस्ट्रेट होकर गेम बंद कर दे। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद राज ने अपना मास्टरपीस तैयार कर लिया। उसने खुद उस गेम को खेल कर देखा। 15 मिनट में ही राज उबासी लेने लगा। सच में साला, इतना बोरिंग गेम आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। जो भी इसे खरीदेगा वो मुझे खानदान भर की गालियां देगा, और गालियां मिलेंगी तो गेम बिकेगा नहीं, और गेम नहीं बिकेगा तो मेरा लॉस होगा, और लॉस मतलब पैसा ही पैसा। राज अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रहा था। सीन वापस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रूम में आता है। वहां राज के बाकी दोस्त पागलों की तरह दूसरे गेम्स खेल रहे थे। वो राज से कहते हैं, ओए नूब, तू कल भी क्लास में नहीं आया और आज भी गायब था, क्या कर रहा है तू? राज कहता है, ज्यादा बातें मत करो, गेम पर ध्यान दो। राज उनके साथ गेम खेलने बैठता है, पर वहां भी वो बुरी तरह हार जाता है। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हैं, नूब नूब, साला तू तो गेम में भी हार गया। राज मन ही मन मुस्कुराता है, बेटा तुम्हें क्या पता, हारने में ही तो असली जीत है। यहां हमें राज के एक और दोस्त के बारे में बताया जाता है जो दिखने में बहुत सीरियस है और शायद राज के इस पागलपन को समझ पाए या फिर उसके लिए नई मुश्किलें खड़ी करे। हॉस्टल के उस कमरे में राज अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा होता है। वो कुछ भी करता है इसलिए उसका रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं होता। राज गेमिंग में इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, पर उसका ध्यान तो कहीं और ही था। वे सब वापस से गेम खेलने लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद राज उनसे कहता है, चलो भाई, मैं जा रहा हूं सोने के लिए, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। इसी के साथ राज सोने चला जाता है। सोते समय राज के मन में एक ही बात चल रही थी, भले ही मैं अभी ये गेम हार चुका हूं, लेकिन जो गेम मैंने पब्लिश किया है वो पक्का पैसे लूज करेगा। इससे मुझे $500 का बोनस मिलेगा और फिर मैं उन पैसों से अपने मजे की चीजें लूंगा। राज बड़े बड़े सपने देख रहा था कि $500 उसके हाथ में होंगे और वो अमीर बन जाएगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू कहीं और ही चल रहा था। हमें एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहां एक गेमिंग स्ट्रीमर स्वीट पोटैटो नेटवर्क बैठा है। वो काफी परेशान है और कह रहा है, यार आजकल मार्केट में कोई भी अच्छा गेम आ ही नहीं रहा है जिसकी वजह से मेरे चैनल पर व्यूज गिर रहे हैं। तभी अचानक उसे राज का गेम लोली डेजर्ट हाईवे मिल जाता है। वो हैरान होकर कहता है, ये क्या गेम है और क्या ये सिर्फ $1 का है? गेम के ऊपर लिखा होता है, ये एक ऐसा ड्राइविंग सिम्युलेटर है जिसमें तुम अपनी लाइफ की चॉइसेस पर सवाल करोगे। स्ट्रीमर सोचता है, चलो देखते हैं कि $1 का ये गेम मुझे लाइफ के बारे में क्या सिखाएगा जो मैं इसे खरीदूं। लेकिन जैसे ही वो गेम शुरू करता है उसके होश उड़ जाते हैं। ये गेम बहुत ज्यादा ही घटिया होता है। इसके FPS और ग्राफिक्स इतने रद्दी होते हैं कि उसे यकीन नहीं आता। स्ट्रीमर चिल्लाता है, ये देखो इसके कंट्रोल कितने बेकार हैं, गाड़ी ऐसे हिल रही है जैसे इसे दौरा पड़ा हो, और साउंड इफेक्ट्स तो और भी घटिया हैं। कौन है वो महान बंदा जिसने इतना कचरा गेम बनाया है? स्ट्रीमर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे वो काफी टाइम से इसे चला रहा है। वो सोचता है, चलो 10 मिनट और खेलता हूं, देखता हूं लेवल पार होता है या नहीं। लेकिन टाइम गुजरता जाता है और स्ट्रीमर की हालत खराब होने लगती है। वो फ्रस्ट्रेशन में खुद से पूछता है, साला मैं हूं कौन, मैं कर क्या रहा हूं, मैं ये गेम खेल ही क्यों रहा हूं? वो बस ड्राइव करता जा रहा होता है और रास्ते में कभी कभार कोई मोड़ आ जाता है। गेम में इसके अलावा कुछ भी नहीं था। स्ट्रीमर को लगता है कि उसकी लाइफ भी इस गेम की तरह है, बिल्कुल बोरिंग और बेमतलब। वो गेम को पॉज करने का ट्राई करता है लेकिन गेम रुक ही नहीं रहा होता। साला ये कैसा गेम है, इसमें पॉज बटन ही नहीं है। तभी अचानक गाड़ी क्रैश हो जाती है और स्क्रीन पर लिखा आता है, गेम ओवर, ट्राई अगेन। स्ट्रीमर गुस्से से पागल हो जाता है। साला 30 मिनट लगाए और ये कह रहा है दोबारा खेलो। वो कसम खाता है कि खाना खाने के बाद वो इस गेम को अपने चैनल का मेन कंटेंट बनाएगा। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। राज अपने हॉस्टल के कमरे में बैठा अपने गेम के रिव्यूज सुन रहा होता है। पूरा इंटरनेट उसी की चर्चा कर रहा है। स्वीट पोटैटो नेटवर्क पर वो स्ट्रीमर 8 घंटे लगातार इस गेम को खेलता है। अंत में उसे मैसेज मिलता है, बधाई हो, आपने अपनी लाइफ के 8 घंटे इस गेम पर बर्बाद कर दिए। स्ट्रीमर गुस्से में था, पर लोग कमेंट्स में कह रहे थे, हाँ भाई, मैं भी अपनी लाइफ के मीनिंग को क्वेश्चन कर रहा हूं कि हम दुनिया में कर क्या रहे हैं। राज का दिमाग चकरा गया। साला ये घटिया गेम अचानक से सीरीज कैसे बन गया? लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं और इसे देख रहे हैं। राज डर जाता है और तुरंत कमेंट करने लगता है, सुनो भाई, मैं इस गेम का डेवलपर हूं, मैंने इसे जानबूझकर घटिया बनाया है ताकि कोई इसे ना खरीदे। प्लीज इसे मत खरीदना, ये किसी काम का नहीं है। लेकिन लोग और भी एक्साइटेड हो गए। ओ देखो, असली क्रिएटर यहां है। भाई चिंता मत करो, हमें ऐसा ही गेम चाहिए था।
$1 ही तो है, ये लो मेरे पैसे और मुझे ये गेम दे दो। राज को लगता है कि इस वर्ल्ड में कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है। सिस्टम के पास $1,25,000 जमा हो चुके थे, जबकि राज के हाथ में सिर्फ $900 आए थे। राज रोने जैसा हो गया। ₹900 के लिए मैंने इतनी मेहनत की। उसके दिमाग के अंदर फिर से इमरजेंसी मीटिंग शुरू होती है। राज का एक हिस्सा कहता है 75,000 कॉपियां बिक चुकी हैं, प्लेटफॉर्म की फीस काटकर $70,000 का प्रॉफिट हुआ है, कन्वर्जन रेट के हिसाब से मुझे सिर्फ $700 मिले हैं। राज सोचता है कि अब रोने से कुछ नहीं होगा, उसे अगला फंड इस्तेमाल करना होगा। सिस्टम उसे अब $3 लाख यानी $3 लाख का फंड दे देता है, जिसे 30 दिन में खर्च करना है। राज को इस फंड से लॉस करके $3 लाख कमाने थे। राज तय करता है कि वो किसी ऐसे बंदे को हायर करेगा जो काम को बिगाड़ने में माहिर हो। उसे अपने एक दोस्त की याद आती है जो कभी कोई काम पूरा नहीं कर पाता। वो उसे खाने पर बाहर ले जाता है। दोस्त पूछता है, भाई अचानक इतना महंगा खाना, क्या तुझे बहुत पैसे मिल गए? राज झूठ बोल देता है, हाँ भाई, एक्चुअली मैं एक बहुत बड़े टाइकून का बेटा हूं और मेरी फैमिली ने मुझे $3 लाख उड़ाने के लिए दिए हैं। दोस्त हैरान हो जाता है, क्या सच में? राज कहता है, मुझे गेम बनाने में तुम्हारी मदद चाहिए। दोस्त डलते हुए पूछता है, पर क्या तुझे गेम डिजाइनिंग आती है? ये पैसे डूब गए तो? राज कहता है, अबे पैसे की चिंता मत कर, मेरे पास बहुत है, हम बस मार्केट से बना बनाया कचरा खरीदेंगे और गेम में डाल देंगे। राज को लगा कि वो दोस्त को कन्विंस कर लेगा पैसे वेस्ट करने के लिए, पर उसका दोस्त तो उल्टा चिंता करने लगा। राज ने उसे मनाने के लिए आखिरी कार्ड खेला। तूने लोली डेजर्ट हाईवे के बारे में सुना है? दोस्त बोला, हाँ भाई, वो स्टूपिड सा गेम जो आजकल बहुत फेमस है। राज मुस्कुराया, वो मैंने बनाया है। दोस्त एकदम शॉक हो गया, क्या तू उसका क्रिएटर है? भाई मुझे पता नहीं था तू इतना टैलेंटेड है। अब तो मैं तेरे साथ काम जरूर करूंगा, मेरी लाइफ सेट है। दोस्त इतना जोश में आ जाता है कि कहता है, मैं अभी बुक स्टोर जा रहा हूँ, गेम डेवलपमेंट के बारे में सब पढ़ लूंगा ताकि हम दुनिया का सबसे बेस्ट गेम बना सकें। तू चिंता मत कर, मैं इस प्रोजेक्ट को सफल बना दूंगा। राज उसे रोकने की कोशिश करता है, अबे ओए रुक, पढ़ना वढ़ना नहीं है। पर दोस्त तो निकल चुका था। राज अपना सर पकड़कर बैठ गया। साला ये बंदा भी अब मेहनत करने लगा, अब मेरा पैसा कैसे डूबेगा? राज अपने दोस्त को जोश में जाते हुए देख रहा था। वो सोच रहा था कि ये बंदा गेम डेवलपमेंट के लिए कुछ ज्यादा ही रेडी लग रहा है। उसने अपना सिर खुजलाया और सोचा, क्या मैंने इसे अपने साथ लगाकर अच्छा भी किया है या नहीं? कहीं ये अपनी मेहनत से मेरा प्लान चौपट ना कर दे। लेकिन उसी रात वो दोस्त वापस आता है और उसके हाथ में किताबों का एक बड़ा ढेर होता है। राज उसे देखकर चौंक जाता है, अबे तू इतनी ज्यादा बुक्स लेकर आ गया? उन किताबों में कोडिंग और प्रोग्रामिंग की भारी भरकम जानकारी भरी पड़ी थी। दोस्त बड़े गर्व से बताता है कि उसे कुछ ऐसी कोडिंग की तकनीकें मिल गई हैं जो बहुत काम की हैं। लेकिन राज मन ही मन बहुत गुस्से में था। वो सोच रहा था, साला ये पहले प्रोग्रामर था भी कि नहीं, या अब प्रोग्रामर बनने का ट्राई कर रहा है। राज ने उसे दिलासा देते हुए कहा, ठीक है, तुम लगे रहो। वो बेचारा पूरी रात प्रोग्रामिंग सीखने में जुट गया। अगली सुबह राज ने उसे थोड़ा भटकाने का प्लान बनाया। उसने कहा, देख भाई, हम कोडिंग पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हमारा पूरा ध्यान डिजाइनिंग पर होना चाहिए। वैसे भी आजकल इंडस्ट्री में इतनी नई नई चीजें आ चुकी हैं कि ये पुरानी बुक्स पढ़कर कोई फायदा नहीं है। दोस्त बेचारा मासूमियत से बोला, अच्छा इसीलिए ये बुक्स सेल पर मिल रही थीं? साला ये किसी काम की नहीं है और दुकानदार रिफंड भी नहीं देने वाला। राज अंदर ही अंदर खुश हुआ और बोला, कोई बात नहीं, इन बुक्स में से थोड़ा बहुत देख लो, जो काम का लगे। हम इन बुक्स का खर्चा अपनी कंपनी के क्लेम में डाल देंगे। राज ने सोचा कि चलो उन 3 लाख में से कम किताबों के पैसे तो कम हुए। कुछ ही देर बाद वो दोस्त वहीं सो गया। राज उसे देखकर मुस्कुराया, जरा इसे देखो, ये तो अभी से सो चुका है। मुझे अपनी कंपनी में ऐसे ही एम्प्लॉयज चाहिए जो लेजी हों और ज्यादा काम ना करें। मेरे पास जितने ज्यादा ऐसे लोग होंगे, मेरा पैसा उतनी जल्दी डूबेगा। अगले दिन राज ने अपना मास्टर कार्ड निकाला। उसने अपने दोस्त को बताया, हम एक मोबाइल गेम क्रिएट करेंगे, वो भी एक कार्ड गेम। दोस्त ने पूछा, कार्ड गेम? राज ने कहा, हाँ, हम 3 किंगडम्स की थीम पर एक कार्ड गेम बनाएंगे। मैंने गेम के कुछ टेम्पलेट्स पहले ही ले लिए हैं, तो चलो काम शुरू करते हैं। दोस्त ने थोड़ा डाउट जताया, राज, एक और गेम भी तो है जो इसी थीम पर बहुत ग्रो कर रहा है। मैंने सुना है बहुत सारी कंपनियां आजकल कार्ड गेम बना रही हैं, यहां तक कि उन पर कॉपीराइट भी बहुत सख्त है। हम उनकी कॉपी बिल्कुल नहीं कर सकते। राज यही तो सुनना चाहता था। वो जानता था कि ये मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और यहां फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उसने मन में मीटिंग की, जितना ज्यादा कंपटीशन उतना जल्दी मेरा गेम फ्लॉप होगा। राज ने एक और शातिर प्लान बताया, गेम के अंदर हम चीजों की कीमत बहुत ज्यादा रखेंगे। आमतौर पर चीजें 5 से 1000 युआन तक होती हैं, लेकिन हम लेजेंडरी और एपिक चीजों के लिए बहुत ज्यादा पैसे मांगेंगे। इससे लोग गुस्सा होंगे, हमें घटिया रेटिंग देंगे और हमारा गेम कोई नहीं खेलेगा।
राज ने वेल्स यानी उन खिलाड़ियों के बारे में सोचा जो पागलों की तरह गेम में पैसे उड़ाते हैं। उसने कहा, हम गेम को इतना महंगा और ऐसा बनाएंगे कि ये वेल्स भी इसमें पैसे ना लगा सकें। गेम की शुरुआती कीमत ही $10 होगी और गेम के अंदर एक परमानेंट पैक होगा जो 30 युआन का होगा। इसे खरीदने के बाद प्लेयर और कुछ नहीं खरीद पाएगा। लोग गुस्सा होकर कहेंगे कि ये कितना स्टूपिड और महंगा गेम है। राज खुद को जीनियस समझ रहा था। राज ने गेम के एसेट्स यानी टेम्पलेट्स, दीवारों के कलर, मॉडल्स आदि खरीदने में $1 लाख लगा दिए। वो मन ही मन दुखी था कि वो सिर्फ 1 लाख ही खर्च कर पाया, उसे और भी ज्यादा पैसे लुटाने थे। उसने दोस्त को बताया कि आगे हमें स्क्रीन, यूआई, इफेक्ट्स और कार्ड्स पर और भी पैसे खर्च करने हैं। दोस्त हैरान था कि राज इतना अमीर है कि जहां देखो वहां पैसे फूंक रहा है। राज ने म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स के लिए 3000 और बाकी चीजों के लिए 10,000 अलग से रख दिए। उसने अपने दोस्त से कहा, बाकी सारा पैसा आर्ट्स और कैरेक्टर्स के डिजाइन में लगा दो। दोस्त ने कहा, राज मैंने कुछ टीवी शोज देखे हैं पर मुझे किंगडम के कैरेक्टर्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। राज ने आंखें मूंद कर कहा, चिंता मत कर, जैसा बनाना है बना ले, मुझे तुझ पर भरोसा है। असल में राज यही तो चाहता था कि वो गलतियां करे और गेम फेल हो जाए। दोस्त ने कैरेक्टर्स डिजाइन करने के लिए एक नए आर्टिस्ट को ढूंढा। उसने एक चिबी स्टाइल आर्टिस्ट जो छोटे और क्यूट कैरेक्टर्स बनाता है उसे चुना। राज ने देखा कि वो आर्टिस्ट नया है और रियलिस्टिक ड्राइंग में उतना अच्छा नहीं है। राज ने फौरन कमेंट किया, हमें मोबाइल गेम के लिए बहुत सारा कस्टम आर्टवर्क चाहिए, बताओ कितने पैसे लोगे। राज ने सोचा कि नया आर्टिस्ट और किंगडम की थीम पर क्यूट कैरेक्टर्स, किंगडम के फैंस तो गालियां देकर गेम को फ्लॉप करा देंगे। अगले दिन यूनिवर्सिटी की कैंटीन में दोस्त ने कैरेक्टर्स की पूरी लिस्ट दिखाई। उसमें हर कैरेक्टर का नाम, कोड और उसकी स्टोरी थी। राज ने देखा कि दोस्त ने सिर्फ नाम छापे हैं, जबकि ओरिजिनल स्टोरी बिल्कुल अलग थी। राज खुश हुआ, सही है, इसे कुछ नहीं पता। तभी दोस्त को एक आइडिया आया, राज कैसा रहेगा अगर हम सारे किंगडम के फाइटर्स को फीमेल बना दें? ये तो तबाही मचा देगा। राज एकदम शॉक हो गया और चिल्लाया, नहीं, बिल्कुल नहीं। राज को पता था कि अगर कैरेक्टर्स को फीमेल बना दिया तो गेम पॉपुलर हो सकता है, जो उसे बिल्कुल नहीं चाहिए था। उसने बहाना बनाया कि वो ओरिजिनल स्टोरी से छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, पर असली डर ये था कि कहीं गेम हिट ना हो जाए। कहानी अब एक दूसरी सिटी, मो सिटी में शिफ्ट होती है। वहां यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के आर्ट डिपार्टमेंट में कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। एक लड़का अपने दोस्त से पूछता है, भाई तुझे क्या नया काम मिल गया है? कौन सा कस्टमर है जो इतना सारा आर्टवर्क मांग रहा है? राज मन ही मन बहुत खुश है। वो सोच रहा है कि इस महीने के एंड तक उसे खाने के लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि वो सारा पैसा डुबाने वाला है। आर्टिस्ट उससे रिक्वायरमेंट पूछता है, भाई तुम्हें असल में क्या बनवाना है, तुम्हारी जरूरतें क्या हैं? यहाँ एक मजेदार सीन दिखाया जाता है। जब भी राज कुछ सोचता है तो बैकग्राउंड में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा माहौल बन जाता है। राज बहुत ही अजीबोगरीब शर्तें रखता है। वो कहता है, देखो, मुझे तुम्हारी वो पुरानी चीबी स्टाइल वाली ड्राइंग नहीं चाहिए। मुझे टोटल 50 कैरेक्टर्स चाहिए और हर एक कैरेक्टर की 4 अलग अलग ड्राइंग्स होनी चाहिए, यानी मुझे टोटल 200 ड्राइंग्स चाहिए। आर्टिस्ट और उसके दोस्त ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। आर्टिस्ट सोचता है, मैं तो हमेशा छोटे और क्यूट कैरेक्टर्स बनाता हूं, पर ये क्लाइंट तो कुछ और ही मांग रहा है। वो अपनी हिम्मत जुटा के कहता है, ठीक है, लेकिन एक सेट यानी 4 ड्राइंग्स की कीमत 2000 होगी। मुझे पता है ये प्राइस थोड़ी हाई है, पर क्वालिटी में कोई कमी नहीं आएगी। राज मन ही मन नाचने लगता है। उसे लगता है कि ये बंदा बहुत कम पैसे मांग रहा है, पर वो उसे और भी ज्यादा पैसे देने का प्लान बनाता है ताकि 3 लाख का फंड जल्दी खत्म हो। आर्टिस्ट सफाई देने लगता है, देखो, ये सबसे लोएस्ट प्राइस है, क्योंकि हमें बिल्कुल नए कैरेक्टर्स बनाने हैं। हमारे पास कोई रेफरेंस भी नहीं है और तुम्हारे प्लानर को भी इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। राज यहाँ अपनी रिवर्स बार्गेनिंग शुरू करता है। वो कहता है, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें इस एक्स्ट्रा मेहनत के लिए और भी ज्यादा पैसे दे दूं? आर्टिस्ट तो बिल्कुल शॉक हो गया। वो सोचता है, क्या ये कोई लेजेंडरी बंदा है? लोग पैसे कम कराते हैं और ये बढ़ा रहा है। राज उसे कैरेक्टर्स की लिस्ट भेज देता है। जब आर्टिस्ट उस लिस्ट को देखता है तो उसका सिर चकरा जाता है। कैरेक्टर्स की डिटेल्स बहुत ही धुंधली और अजीब होती हैं। वो राज से कहता है, भाई ये डिटेल्स क्लियर नहीं है, मैं ऐसे रेफरेंस से कैसे ड्रॉ करूंगा? राज बेपरवाही से कहता है, मुझे तुम्हारी आर्ट पर पूरा भरोसा है, तुम जैसा चाहो वैसा बनाओ। अगर तुम्हें डर है कि मैं बाद में मुकर जाऊंगा तो इस चैट का स्क्रीनशॉट ले लो एविडेंस के तौर पर। आर्टिस्ट को यकीन हो जाता है कि क्लाइंट सच्चा है और वे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। राज बहुत खुश होता है। चलो, पैसे ठिकाने लग गए, अब बस सर्वर का खर्चा बचा है। मैं मार्केटिंग पर 1 रुपया खर्च नहीं करूंगा, जिससे गेम के बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा और गेम चुपचाप फ्लॉप हो जाएगा। दूसरी तरफ आर्टिस्ट अपने दोस्तों को बुलाता है। वे चौंक जाते हैं कि क्या कोई सच में 4 ड्राइंग्स के लिए $3000 दे रहा है। वे कहते हैं, भाई हमारा स्टाइल तो चीबी है, हम ये कैसे बनाएंगे? आर्टिस्ट उन्हें समझाता है कि कस्टमर ने साफ मना किया है कि उसे चीबी स्टाइल नहीं चाहिए। वे सोचते हैं कि शायद क्लाइंट उन्हें टेस्ट कर रहा है।
आर्टिस्ट जोश में आकर कहता है, सच कहूं तो मुझे खुद चिबी ड्राइंग से नफरत होने लगी थी। आजकल हर मोबाइल गेम में वही ट्रेंड चल रहा है, इसलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। पर अब मौका आ चुका है, हम अपना असली हुनर दिखाएंगे। हम ऐसे कैरेक्टर्स बनाएंगे जो इंसानों जैसे नहीं दिखेंगे और जिनका स्टाइल बिल्कुल अलग होगा। उसके दोस्त डरते हैं कि वे इस नए स्टाइल में एक्सपीरियंस्ड नहीं है, पर आर्टिस्ट कहता है, चिंता मत करो, मैं डिजाइन करूंगा, तुम बस कलर और फिनिशिंग में मेरी हेल्प करना। वे सब पूरी एनर्जी के साथ काम में जुट जाते हैं। 3 हफ्ते कड़ी मेहनत में गुजर जाते हैं। उनकी हालत खराब हो चुकी होती है। आर्टिस्ट के पास भी वैसा ही टैबलेट है जैसा मैं एडिटिंग के लिए यूज करता हूं। फाइनली काम खत्म होता है और वे सब खुशी से झूम उठते हैं। आर्टिस्ट राज को मैसेज करता है, 200 ड्राइंग्स रेडी हैं। अगले दिन राज मैसेज देखकर हैरान रह जाता है, इतनी जल्दी फिनिश कर दिया। वो अपनी कंपनी का बैलेंस चेक करता है। 3 लाख में से अब सिर्फ 8,700 यानी करीब 8,000 रुपए बचे थे। वो सोचता है कि 8,000 तो उसके दोस्त की सैलरी है जो वो महीने के अंत में देगा, बाकी बचे हुए पैसे भी वो गेम की किसी छोटी मोटी चीज में उड़ा देगा। जैसे ही राज ड्राइंग्स डाउनलोड करके देखता है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। ड्राइंग्स का स्टाइल इतना अनोखा और जबरदस्त होता है कि राज की चीख निकल जाती है। ये क्या चीज है? क्या ये वही ड्राइंग्स हैं जिनके लिए मैंने पैसे दिए थे? राज को अपनी गलती का एहसास होता है। साला, मैंने गलत बंदे को काम दे दिया। ये तो चिबी आर्टिस्ट के भेष में कोई लेजेंडरी पेंटर निकला। राज के दिमाग में फिर से इमरजेंसी मीटिंग शुरू होती है। अब हम पीछे नहीं हट सकते। गेम 2 दिन में रिलीज होने वाला है, वरना सिस्टम पैसे नहीं देगा। राज खुद को दिलासा देता है कि भले ही आर्ट अच्छी है, पर प्लेयर ज्यादा नोटिस नहीं करेंगे, क्योंकि गेम का पूरा स्टाइल ही बहुत पुराना और अजीब है। राज के दोस्त पूछते हैं कि गेम का नाम क्या रखने वाले हो। राज कहता है, इसका नाम होगा घोस्ट जनरल। वे सब पार्टी करते हैं कि काम खत्म हुआ। राज का दोस्त उससे पूछता है, भाई ये रिलीज कब होगा? राज कहता है कि शायद नाम घोस्ट जनरल है, पर पता नहीं कब आएगा। वो जैसे ही सर्च करता है, उसे दिखता है कि गेम तो सुबह ही रिलीज हो चुका है। राज और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं कि इतनी जल्दी रिलीज भी कर दिया। गेम के डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखा था, बस इतना ही कि ये एक आम सा कार्ड गेम है। राज का दोस्त कहता है, चलो देखते हैं इन्होंने क्या बनाया है। वे गेम खरीदना शुरू करते हैं। कीमत है 10 युआन। जैसे ही वे ट्यूटोरियल खत्म करते हैं, सबके अकाउंट में लेजेंडरी कार्ड्स निकलने लगते हैं। एक दोस्त चिल्लाता है, अरे मुझे इतनी जल्दी ऑरेंज कैरेक्टर मिल गया, मैं कितना लकी हूं। पर तभी पता चलता है कि सबके साथ यही हो रहा है। किसी के 2 तो किसी के 3 लेजेंडरी कार्ड्स निकल रहे हैं। वे सोचने लगते हैं कि क्या गेम अभी टेस्टिंग फेज में है जो इतने अच्छे कार्ड्स दे रहा है। आर्टिस्ट सोचता है, कैसा रहेगा अगर मैं एक बार बॉस राज से पूछ लूं कि वो क्या कर रहा है? शायद फाइनल गेम का वर्जन बदल गया हो। वो राज से पूछता है, पर राज उसे वही घिसा पिटा जवाब देता है कि गेम की शॉप के अंदर सिर्फ एक ही चीज बिक रही है, परमानेंट मेंबरशिप कार्ड। आर्टिस्ट हैरान होकर पूछता है, क्या सच में सिर्फ एक आइटम? राज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, हाँ यही फाइनल वर्जन है, हम शॉप के अंदर कोई भी नई चीज लॉन्च नहीं करेंगे। आर्टिस्ट पूछता है, पर क्यों? राज के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं था। वो बस इतना कहता है, हमारे पास ये चीज करने का कोई रीजन नहीं है। हमारी गेम स्ट्रैटेजी यही है कि हम सिर्फ एक ही चीज बेचेंगे। सच कहूं तो पहले हम वो भी नहीं बेचने वाले थे, पर बाद में लगा कि चलो एक आइटम तो डाल ही देते हैं। आर्टिस्ट फिर पूछता है, अच्छा तो तुमने गेम को प्रमोट तो किया होगा ना, एड्स वगैरह? राज तपाक से बोलता है, नहीं, हम इसे प्रमोट नहीं करेंगे। आर्टिस्ट का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्यों? राज बहाना बनाता है, देखो भाई, हमारे पास और पैसे नहीं बचे हैं। हमने पहले ही 3 लाख इन सब चीजों में लगा दिए हैं। अब मार्केटिंग के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। जब आर्टिस्ट अपने दोस्तों के पास वापस जाता है तो वे पूछते हैं, क्या हुआ, बॉस से बात हुई, वो क्या बोल रहा है? आर्टिस्ट सबको बताता है कि गेम को पॉपुलर बनाने के लिए अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। वो कहता है, मुझे पहले लगता था कि राज बहुत अमीर बंदा है, पर अब पता चला कि वो इतना भी अमीर नहीं है। देखो, उसने हमारे लिए अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं रखे थे। उसका दूसरा दोस्त कहता है, ऊपर से उसने गेम को इतना अजीब वियर्ड बना दिया है, क्या वो पैसे कमाने के बारे में सोच भी नहीं रहा? तभी आर्टिस्ट को राज पर तरस आने लगता है। वो कहता है, मुझे लगता है राज बहुत अच्छा लड़का है। वो दूसरे डेवलपर्स की तरह नहीं है जो लोगों को क्रेट्स और लूट बॉक्स बेचकर लूटते हैं, जैसे पबजी वगैरह में होता है। वो ईमानदार है। दोस्त कहता है, पर अगर गेम प्रमोट नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कमा पाएंगे। काश हमारे पास कोई इंटरनेट सेलिब्रिटी या स्ट्रीमर होता जो इसे एडवर्टाइज कर देता। तभी आर्टिस्ट जोश में आता है और कहता है, राज ने हमें बहुत अच्छा ट्रीट किया है, इसलिए मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूं। मैं एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट्स के ग्रुप में हूं, चलो उनसे थोड़ा सा भीख मांग लेते हैं कि वे इस गेम को थोड़ा सा प्रमोट कर दें। उसके दोस्त हंसते हुए कहते हैं, भाई ये गेम इतना कचरा है कि कोई इसे खेलना ही नहीं चाहता। दूसरे गेम्स पहले दिन लाखों डाउनलोड्स ले आते हैं और हमारे यहाँ गिनती के डाउनलोड्स हैं। आर्टिस्ट उन्हें चुप कराता है, नया गेम ऐसा ही होता है, टाइम लगेगा। इधर राज अपने कमरे में चैन की नींद सोने की सोच रहा था।
वो खुश था कि उसने प्रमोशन नहीं किया तो कोई गेम डाउनलोड नहीं करेगा। वो सोचता है चाहे 3 घंटे बाद देखो या 3 साल बाद, कुछ नहीं होने वाला, ये 3 लाख अब मेरे जेब में आएंगे। तभी उसका दोस्त चिल्लाता हुआ आता है, भाई इधर देखो, हमारे गेम के डाउनलोड्स रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं और रिव्यूज तो देखो। राज जैसे ही ये सुनता है उसके मुंह का पानी सीधे बाहर गिर जाता है। वो हकलाते हुए पूछता है, क्या क्या कहा तूने? जब राज खुद रिव्यूज देखता है तो वहां तारीफों का तांता लगा होता है। एक बंदा लिखता है, भाई ये गेम 10 युआन मांग रहा है, बहुत महंगा है। पर तुरंत दूसरे लोग उसे धोने लगते हैं, अबे पागल है क्या, बिना खरीदे रेटिंग दे रहा है। 10 युआन में गेम मिल रहा है और 30 युआन का पैक, टोटल 40 युआन में पूरी लाइफ का मजा। और पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये सबसे सस्ता और बेस्ट गेम है। राज की हालत खराब हो जाती है। वो फर्श पर लेट जाता है और सोचता है, साला ये वर्ल्ड गलत चल रहा है या मैं ही पागल हूं? हजारों लोग इसे डाउनलोड कर रहे हैं और 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं, ये इम्पॉसिबल है। तभी उसका दोस्त आकर उसे गले लगा लेता है, भाई हमारी मेहनत रंग लाई है, अच्छा टाइम आने वाला है, तुम ज्यादा एक्साइटेड मत हो, सेहत के लिए बुरा है। राज मन ही मन रो रहा था, अबे कौन एक्साइटेड है, मैं तो बर्बादी के गम में हूं। राज को पता लगाना था कि इसके पीछे कौन है। उसने सर्च किया तो पता चला कि किसी ने उसके गेम के यूनिक आर्ट स्टाइल के बारे में एक बड़ी पोस्ट कर दी थी जो वायरल हो गई थी। राज समझ गया कि ये उसी आर्टिस्ट का काम है। उसने मैसेज किया, क्या तुमने इसे प्रमोट किया? आर्टिस्ट ने मासूमियत से जवाब दिया, हाँ बॉस, आपने हमें 3 लाख दिए, एक्स्ट्रा पैसे भी दिए, आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा प्रमोट कर दूं, गुड लक बॉस। राज गुस्से में अपना सिर पकड़ लेता है, पर उसे थैंक यू कहना पड़ता है। 1 हफ्ता गुजरता है और सेटलमेंट का दिन आता है। राज को उम्मीद थी कि वो हार जाएगा, पर यहां तो घोस्ट जनरल ने धमाका कर दिया था। गेम ने लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख तक की कमाई कर ली थी। राज रो रहा था क्योंकि उसे बोनस के नाम पर सिर्फ $2100 यानी करीब 2000 ही मिले, बाकी सब सिस्टम ले गया। सिस्टम उसे एक और नई चेतावनी देता है, अगर तुम किसी चीज पर जानबूझकर फालतू पैसे लगाओगे, जैसे 100 की चीज के लिए 1000 देना, तो वह स्पेंडिंग नहीं मानी जाएगी, बल्कि तुम्हें पेनल्टी लगेगी। राज अब और भी ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। सिस्टम उसे अब 6 मिलियन यानी 60 लाख का फंड देता है, जिसे 3 महीने में खर्च करना है। राज प्लान बनाता है, 4 लाख का ऑफिस, 2 लाख की वर्कर्स की सैलरी और 1 मिलियन के इक्विपमेंट्स। तभी उसका दोस्त आता है, भाई याद है ना, तुमने बोला था गेम हिट होने पर खाना खिलाओगे? राज कहता है, हाँ भाई चलो। रास्ते में दोस्त कहता है, तुम थोड़ा डाउन लग रहे हो, क्यों ना अपने लिए एक सेक्रेटरी या असिस्टेंट हायर कर लो, वो तुम्हारा सारा काम संभाल लेगी। राज के दिमाग की बत्ती जलती है, सेक्रेटरी? हाँ, वो पैसे लुटाने में मेरी मदद कर सकती है। राज एक एजेंसी में जाता है और कहता है, मुझे सबसे महंगी वाली असिस्टेंट चाहिए। मैनेजर उसे कुछ फाइल्स दिखाता है। राज की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका रिज्यूमे बहुत दमदार था। वो एक बड़ी कंपनी की वाइस चेयरमैन थी, पर उसने रिजाइन कर दिया था। मैनेजर बताता है, असल में उसका बॉस उसके साथ कांड करने वाला था, पर इस लड़की ने उसकी ऐसी धुलाई की कि बॉस अस्पताल पहुंच गया, फिर उसने खुद ही रिजाइन कर दिया। राज मुस्कुराता है, ये लड़की परफेक्ट है, मुझे ऐसी ही स्ट्रिक्ट लड़की चाहिए जो मेरे काम में दखल ना दे। राज की शर्त यह थी कि वो तभी हेल्प करेगी जब वो बोलेगा, वरना वो राज के किसी भी काम में कुछ नहीं बोलेगी। 3 दिन बाद एक लग्जरी गाड़ी राज के नए ऑफिस के बाहर रुकती है। एक खूबसूरत और प्रोफेशनल लड़की बाहर आती है। ये राज की नई असिस्टेंट है, जिसकी सैलरी ही 300 यानी करीब 3 लाख है। राज उसे लेकर अपने नए ऑफिस में जाता है, जो शहर का सबसे महंगा और आलीशान ऑफिस था। ऑफिस का एजेंट राज को पूरा इलाका दिखाता है। राज को वो जगह बहुत पसंद आती है क्योंकि वो बहुत बड़ी और महंगी थी। एजेंट कहता है, चूंकि आप नई कंपनी हैं तो आपको मंथली रेंट और 1 महीने का डिपॉजिट देना होगा। राज पूछता है, प्राइस क्या है? एजेंट थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, पर क्वालिटी की गारंटी है। वो रेंट बताता है, 4 युआन, शायद ये 4 लाख की बात हो रही है या कोई बहुत बड़ी रकम की। राज को लगता है कि ये बहुत सस्ता है और वो तुरंत डील फाइनल करने की सोचता है। ये 4 युआन पर स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं। उसने अपनी लाइफ में पहली बार सुना था कि रेंट स्क्वायर फुट के हिसाब से लिया जाता है। उसने जल्दी से अपने दिमाग में हिसाब लगाया, अगर मंथली रेंट देखा जाए तो ऑलमोस्ट 4.5 लाख बनता है। वहां मौजूद एजेंट राज को देखकर सोच रहा था कि ये बंदा थोड़ा स्लो है, पर फिर भी इसने इतनी काबिल सेक्रेटरी को हायर कर लिया। राज मन ही मन खुश था, मैं यहाँ 51 युआन पर स्क्वायर फीट देने आया था, पर ये तो सिर्फ 4 मांग रहा है। इसका मतलब है कि मैं हर महीने 90,000 युआन और भी हार सकता हूं। राज ने एजेंट से पूछा, क्या तुम इस रेंट से सैटिस्फाइड हो? एजेंट ने हाँ कहा तो राज ने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। राज सोच रहा था, चलो भाई, अब मैं इससे ज्यादा पैसे यहां लगा नहीं सकता, वरना सिस्टम मेरी एल लगा देगा।
राज अब अपने ऑफिस को दुनिया का सबसे आलीशान ऑफिस बनाने में जुट गया। उसने ऑर्डर दिया, मुझे सबसे एक्सपेंसिव और क्लासी फर्नीचर चाहिए। कंप्यूटर भी बेस्ट क्वालिटी वाले होने चाहिए, कीबोर्ड से लेकर मॉनिटर तक हर चीज टॉप क्लास। उसने ऑफिस के अंदर ढेर सारे प्लांट्स यानी पौधे लगवाने को कहा ताकि वर्कर्स थकने पर वहां रिलैक्स कर सकें। इतना ही नहीं, उसने ऑफिस के अंदर ही एक पूरा जिम सिस्टम भी बनवा दिया। राज की सेक्रेटरी चुपचाप सब कुछ नोट कर रही थी। राज और भी चीजें गिनवाने लगा। हमें बेस्ट क्वालिटी की चाय, मिनरल वाटर और कॉफी मशीन चाहिए। राज का मकसद सिर्फ एक था, जहां पैसा लग सकता है लगा दो। उसने असिस्टेंट से पूछा, तुम्हारे हिसाब से कितना खर्चा एक्सेप्टेबल होगा? मे बी 5 लाख या 8 लाख? उसने खुद ही तय कर लिया, चलो 8 लाख महीने का बजट रखते हैं। राज ने हिसाब लगाया कि ऑफिस इक्विपमेंट और रेंट मिलाकर उसने ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन यानी 15 लाख ठिकाने लगा दिए हैं। अगले सीन में राज अपने लिए कपड़े लेने जाता है। वो एक बहुत ही महंगे बुटीक में पहुंचता है। उसकी असिस्टेंट उसे बताती है, बॉस, ये कपड़े काफ़ी स्टाइलिश हैं और इनकी 100 साल से भी ज़्यादा की हिस्ट्री है। ये कस्टमाइज सूट्स सिर्फ दुनिया के सबसे फेमस लोग पहनते हैं। राज ने कई सूट उठा लिए और सोचा बिजनेस डील्स के लिए ये काफ़ी रहेंगे। हैरानी की बात यह थी कि अभी भी सिस्टम से उसे कोई वार्निंग नहीं आई थी। राज मुस्कुराया, इसका मतलब है कि मैं इस तरीके से खुद पर पैसे खर्च कर सकता हूं। इसे बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म। रात को जब वे वापस जा रहे थे तो असिस्टेंट ने एक लंबी लिस्ट राज को थमा दी। राज ने देखा कि पौधों, सोफों, हैंडीक्राफ्टेड चीज़ों और तोहफों पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके थे। असिस्टेंट ने कहा, चिंता मत कीजिए बॉस, हमने हर चीज़ सही तरीके से ली है। हम कभी फजूल में पैसे स्पेंड नहीं करेंगे। राज ने अपने स्कूल के पास ही एक लग्जरी अपार्टमेंट भी रेंट पर ले लिया। उसे उम्मीद थी कि सिस्टम उसे रोकेगा, पर सिस्टम शांत था। राज समझ गया कि कंपनी के प्रॉफिट और इमेज के लिए वो खुद पर और अपनी लाइफस्टाइल पर खर्च कर सकता है। असिस्टेंट ने उसे चाबियां दी और कहा, आप रेस्ट कीजिए, आपके कपड़े रूम में डिलीवर हो जाएंगे। अगले हफ्ते हमें नई भर्ती यानी इंटरव्यू के लिए मीटिंग करनी है, उसके डॉक्यूमेंट्स मैं प्रिपेयर कर दूंगी। अब राज को अपनी कंपनी के लिए नए लोग चाहिए थे। उसने सोचा, मुझे बहुत ज्यादा काबिल लोग नहीं चाहिए जो दिन रात काम करें, और न ही एकदम यूजलेस लोग चाहिए जो सिस्टम को गुस्सा दिला दें। मुझे बीच वाले लोग चाहिए। तभी उसे एक पुराने दोस्त की याद आई जो अक्सर कैफे में घूमता रहता था। वो स्कूल से निकल चुका था क्योंकि उसने कई सब्जेक्ट्स फेल कर दिए थे। वो पिछले 2-3 सालों से गेम के आइटम्स बेचकर सर्वाइव कर रहा था। राज उसे ढूंढते हुए इंटरनेट कैफे पहुंचता है। वो बंदा वहां मजे से गेम खेल रहा था। लोग उसे ऑटोमन पेंट ब्रदर के नाम से जानते थे। राज उसके पास गया और बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, क्या तुम करना चाहोगे? राज ने सोचा कि ये एक हार्डकोर गेमर है, इसे हायर करने पर सिस्टम को कोई शिकायत नहीं होगी। भले ही इसे गेम खेलना आता है, पर गेम बनाना नहीं आता। राज ने सोचा, अगर इसे गेम बनाने दिया तो ये अपना सर दीवार पर मार लेगा। उस बंदे ने पूछा, क्या तुम मुझे कैफे का मैनेजर बनाना चाहते हो? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। राज ने कहा, नहीं भाई, ये गेम डिजाइनर की जॉब है। हमारी कंपनी के पास 2-2 मॉनिटर वाले कंप्यूटर हैं, तुम वहां सारा दिन गेम खेल सकते हो। वो बंदा शॉक हो गया, क्या तुम सीरियस हो? मुझे बस गेम खेलना है? राज ने समझाया, हाँ, तुम्हें बस गेम्स एक्सपीरियंस करने हैं और मुझे फीडबैक देना है कि तुम्हें क्या पसंद आया। अगर चाहो तो डिजाइनिंग में भी हाथ आजमा सकते हो। राज ने उसे 500 युआन दिए और कहा, ये लो, नहा धोकर नए कपड़ों में ऑफिस आ जाना। वो बंदा रोने लगा, फाइनली कोई तो मुझे अप्रिशिएट कर रहा है। अगले दिन ऑफिस में इंटरव्यू चल रहे थे। एक नया बंदा शैंग यांग सियोंग कंपनी से आया था। वो बहुत नर्वस था। वहां उसने अपने पुराने बॉस को भी देखा, जिसकी सैलरी 7000 युआन थी। पुराने बॉस ने उसे ताना मारा, यहाँ बहुत हाई डिमांड है, तुझे काम नहीं मिलेगा, जा वापस जाकर मेरा दिया हुआ काम दोबारा कर। पर वो बंदा हार नहीं माना। वो राज के केबिन में पहुंचा। राज ने उसे बहुत ही महंगी कॉफी पिलाई। उस बंदे ने अपना एक्सपीरियंस बताया। राज उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। बंदे को लगा राज उस पर हंस रहा है, पर राज ने कहा, एक्सीलेंट, तुम हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हो, मैं तुम्हें हायर करता हूं। जब सैलरी की बात आई तो उस बंदे ने हिचकिचाते हुए $2100 यानी करीब 2100 युआन मांगे। वो सोच रहा था कि पिछली कंपनी में 1600 मिलते थे, अगर यहाँ 500 एक्स्ट्रा मिल जाए तो मजा आ जाएगा। पर राज का दिमाग तो कुछ और ही चल रहा था। राज ने हिसाब लगाया, देख भाई, अगर तू रेंट पर कमरा लेगा तो 1000 लगेंगे, 800 का खाना, 300 के कपड़े, 200 का बिजली बिल, फिर तेरी गर्लफ्रेंड का मेकअप, फेस्टिवल, बैंक सेविंग्स। राज ने उसे हैरान करते हुए कहा, इन सब के लिए तुझे कम से कम 3500 तो चाहिए ही होंगे, और हमारी कंपनी प्रॉमिस करती है कि हम दूसरों से ज्यादा पैसे देंगे, तो मैं तुझे 4000 देता हूं। वो बंदा तो कांपने लगा, साले ये अमीर लोग इतने दयालु कैसे होते हैं। उसने रोते हुए राज को थैंक यू कहा और चला गया। एक हफ्ता गुजर गया। राज का ऑफिस अब भरा भरा लग रहा था। राज का पुराना दोस्त भी उससे मिलने ऑफिस आता है।
राज उसे चाय पिलाता है। वो दोस्त ऑफिस की हालत देखकर और लोगों को मजे से गेम खेलते देखकर दंग रह गया। वो पूछता है, भाई ये अचानक यहाँ क्या हो रहा है? ये ऑफिस है या कोई गेमिंग जोन? जरा ये रिज्यूमे तो देख, कैसे कैसे लोगों को तूने भर्ती कर लिया है। दोस्त रिज्यूमे चेक करते ही शॉक रह जाता है और अपना माथा पकड़ लेता है। वो राज को डांटते हुए कहता है, अबे भाई, इन लोगों के बारे में तूने सोचा भी है? इनके पास ना तो कोई ढंग का एक्सपीरियंस है और ना ही लाइफ में कोई अचीवमेंट, और तूने इन्हीं को इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए रख लिया। मेरी मान, थोड़ा और पैसा खर्च कर और कुछ ढंग के प्रोफेशनल लोगों को रख ले जो तेरी हेल्प कर सकें। राज मन ही मन हंस रहा था। अबे अगर प्रोफेशनल रख लिए तो गेम हिट नहीं हो जाएगा। पर वो बाहर से एकदम गंभीर बनकर कहता है, नहीं भाई, मुझे यही लोग चाहिए। तुझे पता है, जितने भी अच्छे और एक्सपर्ट लोग आए थे उन सबको मैंने खुद रिजेक्ट किया है। दोस्त की आंखें फटी की फटी रह गईं। पर क्यों? राज बड़े दार्शनिक अंदाज में कहता है, हमें वो लोग चाहिए जो मार्केट में नए हैं, उनका माइंडसेट बहुत फ्रेश है और वे इनोवेशन यानी नयापन लेकर आना चाहते हैं। ये जो पुराने और बूढ़े अनुभवी लोग होते हैं ना, ये ज्यादा कुछ नया परफॉर्म नहीं कर पाते, बस अपनी पुरानी घिसी पिटी नॉलेज झाड़ते रहते हैं। दोस्त बस ये सोचकर चुप हो गया कि शायद राज को कोई बहुत बड़ी बात पता है जो उसे समझ नहीं आ रही। लेकिन दोस्त फिर से सवाल दाग देता है, भाई सब तो ठीक है, पर हमारे पास कोई डिजाइनर ही नहीं है, तो गेम के इस नए प्रोजेक्ट का क्या होगा? डिजाइनिंग का काम कौन देखेगा? राज बड़े स्टाइल से कहता है, तो टेंशन मत ले, वो काम मैं खुद संभाल लूंगा। दोस्त और भी ज्यादा हैरान हो गया, क्या? पर तू तो बॉस है, तुझे ये सब हाथ पैर मारने की क्या जरूरत है? तुझे एक चीफ डिजाइनर रखना चाहिए। राज उसे शांत करते हुए कहता है, देख, मुझे पहले से ही एक बंदे की हेल्प मिल रही है और वो इतना बुरा भी नहीं है। वो लड़का जिसे मैंने अभी हायर किया था, उसने गेमिंग इंडस्ट्री में आधा साल काम किया है, वो हमारे लिए एकदम सही रहेगा। राज का असली प्लान तो कुछ और ही था। उसे पता था कि वो लड़का क्लाउड के अंदर गेम का सारा डेटा एडिट कर रहा है और ऑलमोस्ट 80% काम वो खुद ही निपटा रहा है। राज को लगा कि ये तो और भी अच्छी बात है, काम बिगड़ने के चांस और बढ़ जाएंगे। उधर दोस्त को लगा कि वो लड़का बहुत टैलेंटेड है। वो कहता है, सच में? वो आधा साल काम करके 80% काम खुद कर रहा है? फिर तो वो बहुत टैलेंटेड है। कैसा रहेगा अगर हम उसकी सैलरी बढ़ा दें? मुझे लगता है कि 4000 युआन उसके टैलेंट के हिसाब से बहुत कम है। राज सोचता है, अबे भाई, बाहर इसे 1000-2000 भी कोई ना दे, मैं 4000 दे रहा हूं और तुझे कम लग रहे हैं। पर वो बाहर से कहता है, हाँ मैं भी यही सोच रहा था, पर अभी हमें रश नहीं करनी चाहिए, पहले उसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं, फिर जो करना होगा करेंगे। इसके बाद राज उस ग्राइंडर गेमर के पास ले जाता है और कहता है, इसे देखो, इसे गेम का हर एक हथियार यूज करना आता है। ये बंदा हमें आने वाले प्रोजेक्ट्स और मार्केट में चल रहे नए गेम्स के बारे में पूरी जानकारी दे देता है। दोस्त मान जाता है कि हाँ, ये भी टैलेंटेड है। राज जब ऑफिस के बाहर आता है तो सब उसे देखकर हैंडसम बोलने लगते हैं और कुछ कहते हैं कि बॉस आ चुके हैं। राज सबको इकट्ठा करता है और कहता है, चलो भाई, सबको पता चल चुका है कि ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा है, कल से हम अपना काम शुरू करेंगे। एम्प्लॉयज़ तो इतने खुश थे कि वे सोच रहे थे कि भाई सैलरी इतनी तगड़ी है और ऑफिस इतना झक्कास, अब तो रातें जाग जाग कर इस कंपनी के लिए काम करेंगे। राज ये देखकर परेशान था कि अब एक काम करने के लिए कौन इतना खुश होता है। राज फिर कहता है, चलो ठीक है, आज के लिए सब कुछ बंद कर दो, तुम लोग घर जा सकते हो, काम कल से करेंगे, आज छुट्टी। लोग फिर भी नहीं मान रहे थे। राज ने थोड़ा और जोर देकर कहा, वैसे भी आज फ्राइडे है तो हम जल्दी जा रहे हैं, और सुनो, कल और परसों भी ऑफ रहेगा, मंडे से काम स्टार्ट करेंगे। राज के एम्प्लॉयज सदमे में थे कि अभी दिन के 3 ही बजे हैं और ये बंदा अभी से 3 दिन की छुट्टी दे रहा है। मंडे आता है और राज की इमरजेंसी मीटिंग फिर से शुरू होती है। राज मन ही मन सोच रहा था, ये तीसरी बार है जब मैं पैसे लूज करने का मास्टर प्लान बना रहा हूं। वो डिस्कशन शुरू करता है और कहता है, आजकल मोबाइल गेम्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो हमें वो बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। हम उसमें फंस सकते हैं, क्या पता गेम गलती से फिर से पॉपुलर हो जाए। वो कहता है कि वे MMORPG या डोटा जैसे रोल प्ले गेम्स के बारे में सोच सकते हैं। फिर राज अपना असली पत्ता खोलता है। वो मीटिंग में सबको बताता है, इस बार हम एक FPS गेम बनाएंगे। सब हैरान रह गए। राज ने कहा, हमारे पुराने गेम्स सक्सेसफुल रहे हैं, पर इस बार हम गेमिंग इंडस्ट्री के टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, इसलिए हमें दबा के काम करना पड़ेगा। सब तालियां बजाने लगते हैं और राज मन ही मन सोचता है, तालियां बजा लो, पर तुम्हें नहीं पता कि FPS गेम में कंपटीशन कितना है, डूबना तय है। राज उस मोटे, जो पहले सिर्फ एडमिन था, और उस नए डिजाइनर को इंचार्ज बना देता है। मोटा तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मैं कल तक एडमिन था और आज सीधा चीफ प्लानर बन गया। मेरा करियर तो रॉकेट की तरह उड़ रहा है। राज अपनी 3 बड़ी शर्तें रखता है। गेम में सिर्फ शूटिंग नहीं, बल्कि एक तगड़ी स्टोरी होनी चाहिए। गेम को बहुत ज्यादा इजी बनाना है ताकि नए प्लेयर भी इसे खेल सकें।
हम एक परमानेंट बंडल बेचेंगे जिसकी कीमत 888 युआन होगी। ये सिर्फ एक बार मिलेगा, उसके बाद शॉप में कुछ नहीं मिलेगा। राज ने सोचा, 888 युआन, इतना महंगा बंडल कौन खरीदेगा? ऊपर से स्टोरी मोड वाला गेम बनाने में बहुत पैसा खर्च होगा और लोग तो मल्टीप्लेयर के दीवाने हैं, स्टोरी मोड कौन देखेगा? मेरा तो 6 मिलियन डूबना पक्का है। लेकिन उसकी टीम तो पागल हो चुकी थी। वे पूरी रात जागकर काम करने लगे। डिजाइनर और चीफ प्लानर आपस में ड्राफ्ट डिस्कस करते हैं। वे कहते हैं, बॉस की 2 डिमांड तो इजी हैं, पर स्टोरी मुश्किल है, इसमें कट सीन्स पर बहुत काम होगा। वे जुगाड़ लगाते हैं कि मेन कैरेक्टर का चेहरा ही नहीं दिखाएंगे ताकि 3D मॉडल पर ज्यादा पैसे ना लगाने पड़े। उन्हें क्या पता राज पैसा उड़ाना चाहता है। वे ज़ॉम्बी थीम चुनते हैं ताकि 5-6 मॉडल से ही काम चल जाए। तभी वे कहानी में एक छोटा कैरेक्टर जोड़ते हैं, एक छोटी लड़की। वे प्लान करते हैं कि इस लड़की को म्यूट यानी गूंगी बना देंगे। इससे उन्हें कोई एक्ट्रेस हायर नहीं करनी पड़ेगी और सारा काम फेशियल एक्सप्रेशन से हो जाएगा। उनका सोचना था कि ये लड़की इस डार्क वर्ल्ड में रोशनी की तरह होगी, जो मेन कैरेक्टर को इमोशनली बचाएगी और पजल सुलझाने में मदद करेगी। क्योंकि वो छोटी है तो पाइप्स और वेंट्स में आराम से जा सकेगी। वे एक दूसरे की तारीफ करते हैं कि कहानी कितनी जबरदस्त है। राज ये सब देख रहा था और अपनी हार का जश्न मना रहा था। उसने सोचा, मार्केट में काउंटर स्ट्राइक जैसे लेजेंडरी गेम्स हैं, उनके सामने मेरा ये स्टोरी वाला गेम और 888 युआन का बंडल तो कभी टिक नहीं पाएगा। मेरा लॉस होगा और मुझे वो करोड़ों का बोनस मिलेगा। उधर टीम के लोग गेम को ईजी बनाने में जुटे हुए थे। वे प्लान करते हैं कि नए प्लेयर्स के लिए सेंसिटिविटी अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। और रही बात उन एपिक वेपन्स की जो राज ने कहा था कि पैसे से एक ही दफे खरीदे जा सकते हैं। इसका मतलब टीम ने ये निकाला कि गेम में एक नॉर्मल वेपन होगा, एक एलीट होगा और फिर एक सबसे खतरनाक हीरो वेपन होगा। टीम को लग रहा है कि राज उन्हें हिंट दे रहा था कि कंपनी सिर्फ एपिक वेपन ही बेचेगी, बाकी जितने भी हथियार होंगे वो खिलाड़ियों को गेम के अंदर खुद ही ग्राइंड करके यानी मेहनत करके कमाने पड़ेंगे। वे राज की तारीफों के पुल बांध रहे हैं कि जैसा हम उम्मीद कर सकते हैं, राज भाई ने पहले से ही सब कुछ सोच रखा है कि मार्केट को कैसे हिलाना है। उधर राज को क्या पता कि उसकी बर्बादी के प्लान को ये लोग मास्टर स्ट्रोक समझ रहे हैं। इधर राज अपने स्कूल पहुंच चुका है, पर उसका मन पढ़ाई में कम और पैसे डुबाने में ज्यादा लग रहा है। वे बेंच पर बैठा सोच रहा होता है, यार यहाँ स्कूल में कितना बोरिंग लग रहा है। इससे अच्छा तो मैं अपने उस आलीशान ऑफिस चला जाता, वहां कम से कम मजे से गेम तो खेलता, कोई टोकने वाला भी नहीं होता। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। ऑफिस से मैसेज आता है कि गेम का ड्राफ्ट और बाकी चीजें रेडी हैं, बस राज को एक बार कंफर्म करना है। राज चौंक जाता है, क्या सिर्फ 2 दिन? मुझे लगा था इन आलसियों को टाइम लगेगा, पर इन्होंने तो 2 दिन में ही ड्राफ्ट सेंड कर दिया। वे फाइल डाउनलोड करता है और चेक करने लगता है। उसमें स्टोरी लाइन, डिफिकल्टी लेवल और वेपन्स की पूरी डिटेल थी। राज ऊपर ऊपर से देखकर कहता है, हाँ भाई, बुरा नहीं है, जैसा मैंने बोला था वैसा ही कर रहे हैं। असल में राज ने पूरा पढ़ा ही नहीं था कि उसके अंदर टीम ने क्या क्या खतरनाक क्रिएटिविटी दिखा दी है। वो बस काम चालू रखने का सिग्नल दे देता है। अगले दिन राज मजे से गेम खेल रहा होता है, तभी उसे स्टोरी लाइन का फाइनल अपडेट मिलता है। राज का दोस्त उसे गौर से देख रहा होता है कि ये बंदा आखिर कर क्या रहा है। कुछ दिन और गुजरते हैं और राज अपना सिस्टम चेक करता है। वे सिर पकड़ लेता है, अबे ये पैसे कम होने के बजाय बढ़ते क्यों जा रहे हैं? राज को समझ नहीं आ रहा था कि सीन क्या चल रहा है। पहले उसे 2 लाख मिले थे जो उसने बड़ी मुश्किल से खर्च किए थे, पर अब सिस्टम ने उसे टोटल 9,70,000 युआन और दे दिए हैं। राज के पर्सनल अकाउंट में सिर्फ 1300 रुपए बचे थे। वे रोते हुए सोचता है, भाई पैसे हारना तो पैसा कमाने से भी ज्यादा हार्ड काम हो चुका है मेरे लिए। तभी राज का दोस्त भागता हुआ आता है और एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता है। वे कहता है, राज, मैंने उन लोगों के बारे में कुछ पता लगाया है। वे लोग सीक्रेटली ऑफिस में ओवरटाइम काम कर रहे हैं और कंपनी के कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। राज की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या कहा तूने? राज ने तो उन्हें जल्दी घर जाने को कहा था ताकि काम धीमा हो, पर ये लोग तो छुपकर काम कर रहे थे। दोस्त कहता है, हाँ, वे कंपनी के रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, बस गेम खेल रहे हैं या डिजाइनिंग कर रहे हैं। राज को यहाँ एक मौका दिखता है। वो कहता है, अरे नहीं, उन पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, उन्हें जो करना है करने दो। राज मन ही मन खुश था कि चलो अगर ये लोग ओवरटाइम करेंगे तो बिजली का बिल बढ़ेगा, इंटरनेट का खर्चा होगा और मेरा पैसा डूबेगा। वो कहता है, भाई हम गेमिंग कंपनी है, अगर हमारे एम्प्लॉयज गेम नहीं खेलेंगे और उनसे सीखेंगे नहीं तो आगे क्या करेंगे, उन्हें छुट्टा छोड़ दो। राज अपनी असिस्टेंट को बुलाता है और एक ऐसा दांव खेलता है जिससे उसे लगा कि अब तो पैसा पक्का डूबेगा। वो कहता है, सुनो, जो भी बंदा ओवरटाइम करेगा उसे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। अगर कोई 1 घंटा फालतू रुकता है तो उसे 1.5 गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी।
और अगर कोई वीकेंड यानी शनिवार रविवार को काम करता है तो उसे 2 गुना यानी डबल पैसे मिलेंगे। राज असिस्टेंट को फाइल थमाते हुए कहता है, 1-1 मिनट का हिसाब रखना और सबको एक्स्ट्रा पैसे बांट देना। राज मन ही मन नाच रहा था कि अब आएगा मजा, एक्स्ट्रा सैलरी देकर मैं कंपनी का दिवाला निकाल दूंगा। अगले दिन ऑफिस का एक बंदा राज के केबिन में आता है और कहता है, बॉस हमें गेम के लिए कुछ ऑनलाइन चीजें खरीदनी है, जरा बजट देख लीजिए। वे डर रहा था कि राज उसे डांटेगा क्योंकि उसने बजट बहुत सोच समझकर बनाया था। टोटल खर्चा 6,70,000 युआन का था। राज ने जब बजट देखा तो वे भड़क गया, पर अलग वजह से। राज चिल्लाया, ये क्या कचरा है, मैंने बोला था गेम बड़ा बनाना है और तुम लोग इतना कम पैसा खर्च कर रहे हो। ये फाइल वापस ले जाओ और इस बजट को सीधा डबल कर दो। वे बंदा शौक में था। राज मन ही मन बोल रहा था, साला मुझे पैसा उड़ाना है इस दफा और तुम लोग कंजूसी कर रहे हो। जाते जाते वो बंदा पूछता है, बॉस गेम का नाम क्या रखें? मैंने एक नाम सोचा है, ओशन स्ट्रॉन्गहोल्ड। राज को ये नाम सुनकर कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि इसी नाम से मिलती जुलती एक मूवी आई थी जो बुरी तरह फ्लॉप हुई थी और उसने 300 मिलियन लगाकर सिर्फ 100 मिलियन कमाए थे। राज की बाँछें खिल गईं। वाह, मूवी फ्लॉप हुई थी तो ये गेम भी पक्का फ्लॉप होगा। वे तपाक से बोलता है, ठीक है, मुझे ये नाम पसंद है, यही रख लो और बजट बढ़ा देना। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, टीम राज की दरियादिली देखकर पागल हो जाती है। वे सोचते हैं कि बॉस ने कभी हमें ब्लेम नहीं किया, उल्टा बजट बढ़ा दिया तो हमें इस गेम को हर हाल में सक्सेसफुल बनाना होगा। बजट जो पहले 7 लाख था अब बढ़कर 1.2 से 1.5 मिलियन तक पहुंच चुका था। तारीख आती है 29 और अचानक सबके फोन पर मैसेज आता है, सैलरी क्रेडिट हो गई। एक एम्प्लॉई अपनी असिस्टेंट के पास भागता हुआ आता है और कहता है, मैडम शायद कोई गलती हो गई है, मेरी सैलरी 4,000 है पर मेरे खाते में 5,000 आए हैं। असिस्टेंट मुस्कुराकर कहती है, ये कोई मिस्टेक नहीं है, राज बॉस ने ऑर्डर दिया है कि जो भी ओवरटाइम करेगा उसे 1.5 गुना पैसे मिलेंगी, ये तुम्हारे उसी एक्स्ट्रा काम के पैसे हैं। ये सुनकर पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। दूसरी कंपनियों में ओवरटाइम के पैसे मिलना तो दूर, गालियां मिलती हैं और यहाँ राज उन्हें छप्पर फाड़ कर पैसे दे रहा था। सब एम्प्लॉइज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे रोते हुए कहते हैं, हमें नहीं पता था कि राज भाई इतने अच्छे इंसान हैं, अब तो हम जी जान लगा देंगे और इस गेम को टॉप पर पहुंचाकर ही रहेंगे। राज अपने केबिन में बैठा ये सब देख रहा था और उसकी हालत खराब हो रही थी। वे सोच रहा था, साला इस सिस्टम के पैसे कब खत्म होंगे, मैं जितना लुटा रहा हूं ये लोग उतना ही वफादार होते जा रहे हैं। फिर से मीटिंग शुरू होती है। प्लानर बताता है कि रेंट और आर्ट्स का सारा खर्चा देने के बाद भी वे सिस्टम का पूरा पैसा खत्म नहीं कर पाए हैं। राज सोचता है, अभी मेरे पास 2 महीने हैं, गेम लॉन्च होगा, थोड़ा पैसा कमाएगा, पर मेरा असली गोल तो इसे फ्लॉप करा के बोनस लेना है। देखते हैं आगे क्या होता है। राज को सिस्टम से पैसा उड़ाने का एक तगड़ा मौका दिखता है। वो अपनी टीम के साथ प्लानिंग करता है कि क्यों ना एक बड़ी टीम बनाई जाए। राज का दिमाग चलता है कि अगर टीम में 30 से ज्यादा लोग होंगे तो उन पर खर्चा भी मोटा होगा और तो और उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर भेजा जाएगा। राज सोच रहा था, भाई जब इतने लोग बाहर जाएंगे तो रहने खाने और घूमने का बिल फटेगा और मेरा पैसा खत्म होगा, मजा आ जाएगा। राज तुरंत अपनी असिस्टेंट को बुलाता है और आदेश देता है कि पूरी टीम को दूसरी गेमिंग कंपनी के विजिट पर लेकर चलो। बहाना यह था कि एम्प्लॉयज वहां जाकर नई नई चीजें सीखेंगे कि गेमिंग इंडस्ट्री में आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है। राज ने ऐलान कर दिया 5 दिन का ट्रिप होगा, जहाज की टिकट, महंगी गाड़ियां, 5 स्टार होटल्स, सब कुछ कंपनी की तरफ से होगा। राज मन ही मन लड्डू फोड़ रहा था कि सिस्टम अभी चुप है, इसका मतलब मैं इन पर खुल के पैसा लुटा सकता हूं। असिस्टेंट भी मान जाती है और काम पर लग जाती है। उधर एम्प्लॉयज के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कह रहा था, भाई मैंने आज तक ऐसी कंपनी नहीं देखी जो अपने एम्प्लॉयज को सीखने के लिए इतना महंगा ट्रिप और एक्सपेंसिव टिकट्स बुक करके दे। लोग हैरान थे कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। फिर चर्चा शुरू हुई उस फेमस कंपनी की जो FPS गेम्स बनाती है। सब एक्साइटेड थे कि वहां जाकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राज ने सबको ज्ञान दिया, काम प्रॉपरली करो, बाकी फालतू चीजों की चिंता मत करो। लेकिन राज का असली दुख कुछ और था। वो चाहकर भी सिर्फ $1.5 लाख ही खर्च कर पाया। उसने ऑर्डर दिया कि ट्रिप दिसंबर के एंड में होगा और सारा इंतजाम बेस्ट होना चाहिए। राज ने सोचा, क्यों ना टिकट फर्स्ट क्लास कर दी जाए, इकोनॉमी में तो पैसा बचेगा ही नहीं। लेकिन तभी सिस्टम से एक जोरदार वार्निंग आती है। राज समझ गया कि सिस्टम उसे फालतू खर्चे करने से रोक रहा है। वो मन ही मन कुड़ता है, हद है यार, 1.5 लाख येन तो बहुत चीप है, सिस्टम को इतने में ही मिर्ची लग गई। खैर, ट्रिक तय हो गया। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी सिटी के उस बड़े गेम स्टूडियो में जहां FCK कंपनी की आने की खबर पहुंचती है। वहां का जनरल मैनेजर हैरान था कि भाई ये कैसी कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज को एक्सचेंज विजिट के लिए भेज रही है। वहां एक असिस्टेंट ने बताया कि ये वही कंपनी है जिसने गोस्ट डनल जैसा हिट गेम बनाया है जिसका नाम है बो। मैनेजर को लगा कि इस गेम का क्रिएटर जरूर कोई इनक्रेडिबल बंदा होगा, उससे मिलना तो बनता है।
इसी बीच एक एलिमिनेशन लिस्ट दिखाई जाती है। मैनेजर नए लोगों को निकालने की बात कर रहा था, लेकिन उसने एक लड़के लिन वेन को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट की ग्रैंड डॉटर ने सिफारिश की थी। राज भी सोच रहा था कि भाई ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी सिफारिशें चलती हैं क्या। उधर प्रेसिडेंट का असली प्लान ये था कि उस लड़की को कंपनी में डाल दो, वो वहां का काम और प्रेशर देखकर खुद ही रिजाइन कर देगी और गेमिंग इंडस्ट्री से तौबा कर लेगी। गेमिंग इंडस्ट्री बच्चों का खेल नहीं है, यहाँ दिन रात रगड़ना पड़ता है। वहां 996 का कल्चर था, जहां आर्ट को भी पैसा बनाने वाली मशीन बना दिया गया था। एक महीने बाद दिसंबर का महीना आ गया। राज अपनी टीम के साथ एक आलीशान बिजनेस होटल में पहुंचता है। वहां राज का एक दोस्त मिलता है जो वहां काम कर रहा था। दोस्त ने कहा, राज, मुझे सबके सामने नाटक करना पड़ेगा कि मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे बॉस कहकर बुलाऊंगा। राज को लगा ये तो और भी अच्छा है। अगर लोगों को पता चला कि राज का दोस्त वहां स्पाई बनकर बैठा है तो कोई राज के सामने खुलकर बात नहीं करेगा। राज मन ही मन सोच रहा था, भाई मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा स्टूडियो कैसा है, मेरा मकसद तो सिर्फ पैसा उड़ाना है। शनिवार का दिन आया और राज की पूरी फौज उस बड़े स्टूडियो में पहुंच गई। वहां कुछ लड़कियां भी आई थीं जो डेस्क जॉब पर रहती थीं। राज उस जगह को देखकर दंग था। बाप रे, इतनी बड़ी जगह, इसे लेने में तो बहुत पैसा लगा होगा। तभी वहां का एक एम्प्लॉय राज से मिलने आता है। राज ने इस विजिट के लिए स्पेशल डिजाइनर सूट सिलवाया था जो लाखों का था। उस मैनेजर ने राज को देखा तो लगा कि ये तो बहुत अमीर खानदान का लड़का है। मैनेजर सबको स्टूडियो घुमाने लगा। उसने बड़े गर्व से अपना कॉन्फ्रेंस रूम, गेम के कॉस्ट्यूम्स और रेस्टिंग एरिया दिखाया। लेकिन राज की टीम के चेहरे उतरे हुए थे। राज ने देखा कि वहां के रेस्टिंग एरिया में सिर्फ एक टीवी और एक छोटा सा कंसोल था। राज ने सोचा, धत तेरी की, यहां तो खाने के नाम पर सिर्फ एक चिप्स का पैकेट है और जगह भी इतनी छोटी है। ये तो मेरी कंपनी के सामने कचरा है। मैनेजर परेशान था कि ये लोग कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे। मैंने इतना बड़ा स्टूडियो दिखा दिया, फिर भी सब साइलेंट क्यों हैं। सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड हो गई थी। तभी राज ने एक ऐसा सवाल पूछा कि मैनेजर के होश उड़ गए। राज ने पूछा, भाई आज शनिवार है, फिर भी तुम्हारे एम्प्लॉयज यहां गधों की तरह ओवरटाइम क्यों कर रहे हैं। मैनेजर हक्का बक्का रह गया। उसे लगा कि ओवरटाइम तो नॉर्मल बात है, एम्प्लॉयज इससे एक्स्ट्रा पैसे कमाते हैं। लेकिन राज की टीम को अब समझ आ रहा था कि उनकी अपनी कंपनी स्वर्ग है और ये बड़ा स्टूडियो सिर्फ एक मजदूरी का अड्डा। राज ने उस बड़ी कंपनी के मैनेजर से पूछ लिया था कि भाई तुम लोग ओवरटाइम के पैसे भी देते हो या बस मजदूरी करवाते हो। मैनेजर तो ऐसा हक्का बक्का रह गया जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। वो मन ही मन सोच रहा था, अबे गेमिंग इंडस्ट्री में कब से कोई ओवरटाइम के एक्स्ट्रा पैसे देने लगा। यहां तो लोग शौक से गधों की तरह काम करते हैं। राज का असिस्टेंट उसे धीरे से टोकता है कि बॉस ऐसे सवाल मत करो, क्या हम यहाँ दुश्मन बनाने आए हैं। राज तुरंत बात संभालता है और कहता है, अरे ये मेरा नया बंदा है, अभी ज्वाइन किया है, इसे माफ कर दो। मैनेजर भी बात टाल देता है और उन्हें आगे ले जाता है। राज पूरी जगह को गौर से देखता है और कहता है, भाई ये जगह तो बड़ी क्रैम्प्ड है, मतलब एकदम घुटन वाली। इतने सारे लोग एक ही जगह घुसे हुए हैं। मैनेजर को अपनी कंपनी पर बड़ा नाज था। उसे लगा कि ये जगह छोटी नहीं है, बल्कि शायद राज की अपनी कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी है। उसे हैरानी हो रही थी कि राज इसे छोटा क्यों कह रहा है, जबकि सारी गेमिंग कंपनियां ऐसी ही तो दिखती हैं। सीन आगे बढ़ता है जहां राज की कंपनी FCK का इंट्रोडक्शन कराया जाता है। राज का बंदा बड़े टशन में बताता है कि जब गोस्ट डनल बना था तब तो वो नहीं था, लेकिन उसने राज से 3 मेन चीजें सीखी हैं। पहली, क्वालिटी। राज ने गेम के आर्ट स्टाइल और असेट्स पर पानी की तरह पैसा बहाया था और नए आर्टिस्ट्स को हायर किया था। ये सब राज के गजब के सेंस की वजह से हुआ था। बेचारा राज तो पैसा डुबाना चाहता था, पर क्रेडिट उसे मास्टरमाइंड का मिल रहा था। दूसरी चीज जो उसने बताई वो ये कि राज इन गेम परचेज के मामले में बहुत दयालु है। जहां दूसरी कंपनियां खाल खींच लेती हैं, राज ने स्टार्टिंग पैक सिर्फ 40 युआन का रखा। कोई फालतू की लूट खसोट नहीं। इसी वजह से प्लेयर्स इस गेम को पागलों की तरह प्यार करने लगे और कंपनी की रेपुटेशन रातों रात चमक गई। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, राज ने मार्केटिंग और प्रमोशन पर एक ढैला भी खर्च नहीं किया। सारा पैसा गेम बनाने में लगा दिया। राज का बंदा बोला, बॉस का मानना है कि अगर गेम दमदार है तो मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है। मैनेजर तो सन्न रह गया। उसे लगा कि राज कितना डेयरिंग बंदा है, नए लोगों को लेकर आया और बिना मार्केटिंग के गेम हिट करा दिया। क्या हिम्मत है बंदे में। मैनेजर ने भी अपने नए FPS गेम बुलेट होल के बारे में बताया। उसका एम था काउंटर स्ट्राइक को पछाड़ना। उसने बताया कि उनका गेम फ्री टू प्ले होगा, लेकिन गन्स और इक्विपमेंट्स के लिए तगड़े पैसे देने होंगे। वो इसे मनी मेकिंग मिरेकल कह रहा था। राज का बंदा ये सुनकर मन ही मन हंसा। अबे ये तो बहुत घटिया स्टाइल है। उसे लगा कि इनका गेम हमारे ओशियन स्ट्रॉन्ग होल्ड के सामने कहीं नहीं टिकेगा। लेकिन जब उसने राज की तरफ देखा तो राज बड़े कॉन्फिडेंस से हंस रहा था। बंदे को लगा, वाह, बॉस को पहले ही पता था कि इनका गेम फेल होने वाला है, इसलिए वो मास्टर की तरह हंस रहे हैं। जबकि राज तो इसलिए हंस रहा था क्योंकि उसे लगा कि इनका गेम इतना अच्छा है कि मेरा गेम पक्का पिट जाएगा और मेरा पैसा डूब जाएगा। क्या गलतफहमी है भाई। विजिट खत्म होने के बाद वो अमीर प्रेसिडेंट की पोती जो वहां काम कर रही थी, राज को रोक लेती है।
वो पूछती है, राज क्या तुम्हारा गोल सिर्फ गेम से पैसे कमाना है? राज ने बड़े दार्शनिक अंदाज में कहा, मेरा मेन गोल पैसे कमाना नहीं बल्कि लोगों को खुश करना है। राज मन ही मन बोला, मेरा असली गोल तो पैसा हारना है रे बाबा। ये सुनकर वो लड़की इमोशनल हो गई। उसने पूछा कि क्या तुम्हारी कंपनी में लोगों को निकालने का सिस्टम है? राज ने कहा, बिल्कुल नहीं, हमारे एम्प्लॉयज़ हमारी फैमिली हैं, हम साथ में ग्रो करते हैं। राज ने सोचा कि अगर मैं लोगों को निकालूंगा तो मुझे खुद ज्यादा काम करना पड़ेगा, जो मैं कभी नहीं चाहता। लड़की ने फिर पूछा कि क्या एम्प्लॉयज़ ओवरटाइम करते हैं? राज बोला, मैं तो उन्हें घर भेजता हूं पर वो खुद ही रुक जाते हैं, फिर भी मैं उन्हें ओवरटाइम के भारी पैसे देता हूं। लड़की हैरान थी कि अगर राज को पैसे ही कमाने होते तो वो गेम में सिर्फ 40 युआन का पैक क्यों रखता। उसे राज की ईमानदारी पर यकीन हो गया। भाई, यहां तो राज की वजह से उस लड़की का पूरा माइंड सेट ही बदल गया। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। उस लड़की ने उस बड़े स्टूडियो से रिजाइन करने का फैसला कर लिया। मैनेजर खुश हो गया कि चलो ये अपनी अमीर फैमिली के पास वापस जाएगी और अरबों की जायदाद संभालेगी। उसने पूछा, तो तुम गेमिंग इंडस्ट्री छोड़ रही हो? लड़की ने कहा, नहीं, मैं गेमिंग नहीं छोड़ रही, बस ये स्टूडियो छोड़ रही हूं। राज ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया है। मुझे लगता है कि मैं अपना सपना यहां पूरा नहीं कर पाऊंगी, मुझे कहीं और जाना होगा। मैनेजर का पोपट हो गया। सीन थर्सडे 7 जनवरी 2010 को राज के ऑफिस में शिफ्ट होता है। राज का एम्प्लॉय कहता है कि गेम 1 हफ्ता डिले करना पड़ेगा। राज ने तुरंत मना कर दिया, कोई डिले नहीं, टाइम पर बग्स फिक्स करो और गेम रेडी करो। राज को लगा कि अगर गेम जल्दी आएगा और उसमें बग्स होंगे तो लोग गालियां देंगे और गेम फ्लॉप हो जाएगा, यानी पैसा डूब जाएगा। राज ने कहा, चलो दिखाओ गेम कैसा बना है। एम्प्लॉय ने गेम दिखाया। जैसे ही स्क्रीन पर गन दिखी जो MP34 जैसी लग रही थी, राज की आंखें फटी की फटी रह गईं। गेम के ग्राफिक्स इतने ऑसम और रियलिस्टिक थे कि राज उसे आजकल के किसी भी FPS गेम से कंपेयर नहीं कर पा रहा था। राज मन ही मन चिल्लाया, साले किसने बोला था इतना ऑसम गेम बनाने के लिए? अगर ये इतना अच्छा होगा तो लोग इसे खरीद लेंगे और मैं फिर से अमीर बन जाऊंगा। उसे याद आया कि उसने बजट डबल करने को कहा था और उसी पैसे ने गेम के ग्राफिक्स को नेक्स्ट लेवल पहुंचा दिया था। राज को अपनी ही चाल उल्टी पड़ती दिख रही थी। उसे लगा कि कोई भी इस गेम को नहीं खेलने वाला है और डाउनलोड्स तो 0 रहेंगे। तभी उसका एम्प्लॉई उत्साह में चिल्लाता है, बॉस बॉस, मुझे याद आया, इस गेम के अंदर हमने और भी बहुत सारे मज़ेदार मोड्स डाले हैं, क्या आप उन्हें एक बार चेक करना चाहेंगे? राज ने तुरंत अपना हाथ हवा में लहराया और कहा, अरे भाई बस कर, मुझे ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, तो बस चुपचाप जा और ऑफिशियल वेबसाइट पर इन सब चीज़ों को रिव्यू के लिए डाल दे, बस गेम लाइव हो जाना चाहिए। राज का चेहरा खुशी से चमक रहा था, पर वो खुशी तरक्की की नहीं बल्कि हारने की थी। उसे पता था कि बाजार में दूसरी बड़ी गेमिंग कंपनियां भी अपने हाई बजट गेम्स रिलीज कर रही हैं। राज ने मन ही मन सोचा, मेरा गेम तो उनके सामने चूहों जैसा है, हमारा गेम कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, हम बुरी तरह हारेंगे और मेरा पैसा डूब जाएगा। मजा आ गया। राज ने तुरंत अपने दिमाग के अंदर सिस्टम को पुकारा। सिस्टम की वेल्थ विंडो खुलती है और राज देखता है कि सिस्टम के फंड्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं। राज के अपने पास अब केवल 1255 युआन ही बचे थे। राज ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराया, वाह रे राज, आखिरकार तूने सिस्टम के लगभग 5 लाख लगा दिए। अब मैं ऑफिशियली पैसे हार रहा हूं और लूज करने का यह एहसास कितना सुकून भरा है। तभी राज ने बाउची को अपने केबिन में बुलाया। राज ने एक बड़ा हुक्म सुनाया, सुनो बाउची, कल के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करो। हमारे गेम के नाम पर एक जबरदस्त पार्टी होगी। पहले हम सब मिलकर एक शानदार मूवी देखेंगे और उसके बाद छक कर बढ़िया खाना खाएंगे। बिल की चिंता मत करना, सब कंपनी के खाते में जाएगा। राज एक ग्रैंड पार्टी की प्लानिंग कर रहा था। बाउची थोड़ी कंफ्यूज दिखी। उसने कहा, कल तो फ्राइडे है बॉस, और दोपहर के बाद पार्टी, ये तो थोड़ा अनफेयर नहीं होगा कि एम्प्लॉयज़ को छुट्टी के टाइम पर पार्टी के लिए घसीटा जाए? राज ने तुरंत बात काटी और बड़े दिल वाले की तरह बोला, अरे अगर ये अनफेयर है तो मैं सबको एक एक्स्ट्रा डे ऑफ दे दूंगा, कल पार्टी भी होगी और छुट्टी भी। राज का असली प्लान, काम बंद बराबर भारी नुकसान। फिर बाउची ने उस लड़की का जिक्र किया जो पिछली विजिट में मिली थी और राज से सवाल पूछ रही थी। बाउची ने बताया, बॉस, वो लड़की यहाँ आ चुकी है, वो हमारी कंपनी में काम करना चाहती है और सबसे अजीब बात यह है कि वो कह रही है कि उसे सैलरी भी नहीं चाहिए, वो बस काम सीखना चाहती है और अभी छोटे मीटिंग रूम में इंतजार कर रही है। राज ने अपनी कुर्सी घुमाई और पूछा, तुझे क्या लगता है उसके बारे में, क्या वो सच में पैसे नहीं चाहती? बाउची ने सोचकर कहा, उसे देखकर लगता है मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, शायद वो किसी बहुत अमीर खानदान से है, पर वो बहुत मासूम और इनोसेंट भी लग रही है, मुझे डर है कि कहीं कोई उसका फायदा ना उठा ले। राज की आंखें चमक उठीं। अमीर खानदान मतलब उसके पास कोई हुनर नहीं होगा, ये तो और भी अच्छा है, उसे तुरंत हायर कर लो, उसे फालतू में 4000 महीने के दे देना और उसे जो मनाए वो करने देना, अगर वो कोई काम नहीं भी करती तो भी चलेगा, मुझे बस अपना पैसा उड़ाना है। बाउची उस लड़की के पास जाती है और उसे बधाई देती है,
कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम हायर हो गई हो। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हो तो तुम्हें हर महीने 4000 मिलेंगे। वो हैरान रह गई। क्या मैं पूछ सकती हूँ मेरा काम क्या होगा? बाऊची ने हंसते हुए कहा, फिलहाल तुम्हारा काम यह है कि कल दोपहर 2 बजे आ जाना, हम सब मिलकर मूवी देखने जा रहे हैं, फिर खाना खाएंगे और शायद केटीवी जाकर गाने भी गाएंगे। लड़की एकदम कंफ्यूज हो गई कि ये ऑफिस है या कोई हॉलिडे रिजॉर्ट। अब सीन शिफ्ट होता है 11 तारीख मंडे के दिन। ऑफिस में सब लोग काम में जुटे थे। राज का दोस्त राज से पूछता है, भाई तूने ओशन स्ट्रांग होल्ड का डेटा नोटिस किया? राज ने कहा, हाँ हमने सबमिट तो कर दिया था, पर लगता है कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एम्प्लॉयज आपस में बात कर रहे थे कि हमने फ्राइडे को रिव्यू के लिए गेम डाला था, अप्रूवल भी मिल गया, पर आज मंडे हो गया और अभी तक किसी ने गेम डाउनलोड ही नहीं किया। वो इस बात से परेशान थे कि राज ने गेम का कोई प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं किया, पर फिर उन्हें राज पर अटूट भरोसा था। उन्होंने कहा, राज बॉस बहुत स्मार्ट हैं, वो जरूर कुछ बड़ा करेंगे। चलो हम अगले डेवलपमेंट प्लान पर ध्यान देते हैं। उन्हें डर था कि अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, पर दिक्कत ये थी कि बिना फीडबैक के नया कंटेंट कैसे बनाएं, बग्स और ग्लिच का पता कैसे चलेगा जब कोई गेम खेल ही नहीं रहा। तभी एक एम्प्लॉय ने सुझाव दिया, हमें किसी ऐसे बंदे को ढूंढना चाहिए जो प्रोफेशनल गेमर हो और हमारे गेम को टेस्ट करके फीडबैक दे सके। पर सवाल ये था कि ऐसा बंदा मिलेगा कैसे, और अगर हम किसी को इनवाइट करेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। राज की टीम किसी ऐसे तरीके की तलाश में थी जहां पैसे भी न लगे। बेचारे राज के साथ फिर धोखा होने वाला था। तभी बाऊची ने गेम डेवलपमेंट ग्रुप्स में मैसेज करना शुरू किया, हमें गेम टेस्टर्स चाहिए, अगर कोई पहचान में है तो बताओ। सबने हाथ खड़े कर दिए। लोग कह रहे थे, पैसे नहीं दोगे तो कौन काम करेगा? बाऊची ने तब अपनी पुरानी कंपनी का रसूख इस्तेमाल किया। वो कई बड़े बड़े गेमिंग ग्रुप्स के लीडर्स को जानती थी। उसने एक टॉप गेमर को मैसेज किया। गेमर ने पहले तो उसे पहचाना और फिर पूछा, अरे बुलेट होल तो रिलीज हो गया, अब क्या नया तमाशा है? क्या कोई और गेम टेस्ट करना है? बाऊची ने बताया कि उसने वो स्टूडियो छोड़ दिया है। गेमर शॉक में था। पागल है क्या? गेम रिलीज पर तो मोटा बोनस मिलता है, तूने क्यों छोड़ा? बाऊची ने कहा, भाई ये नया ऑफिस पुराने वाले से लाख गुना बेहतर है, प्लीज मेरी हेल्प कर दे इस गेम को टेस्ट करने में। गेमर ने अकड़ दिखाई, देख भाई पैसे तो नहीं मिलेंगे, पर तुझे गेम के अंदर एक लिमिटेड एडिशन गन की स्किन मिल जाएगी। गेमर ठहाके मारकर हंसने लगा, तेरी कंपनी इतनी कंगाल है क्या जो मुझे पैसे की जगह गेम की स्किन दे रही है? तुम लोग फ्री में काम कराना चाहते हो? बाऊची ने उसे भरोसा दिलाया कि गेम उसे बहुत पसंद आएगा और उसे 888 युआन वाली वो इकलौती सबसे महंगी गन और परमानेंट स्किन देने का वादा किया। गेमर को लगा कि ये गेम पक्का महाघटिया होगा, पर जैसे ही उसने गेम ओपन किया और उसके ग्राफिक्स देखे, उसकी आंखें फटी रह गईं। अबे ग्राफिक्स तो बहुत सॉलिड हैं। उसने देखा कि पूरे गेम में सिर्फ एक ही गन है, पर उसकी वैल्यू और यूनिकनेस गजब की थी। उसने देखा कि इसमें कई सारे मोड्स हैं, घोस्ट मोड, स्टोरी मोड और ऐसे मोड्स जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। गेमर ने जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ गेम का स्टोरी मोड खेलना शुरू किया, पर उसे क्या पता था कि राज का ये लॉस वाला प्लान उसे गेमिंग की दुनिया का बेताज बादशाह बनाने वाला है। प्रोफेशनल गेमर राज के गेम को जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ खेलना शुरू करता है। जैसे ही वो गेम के स्टोरी बोर्ड के अंदर कदम रखता है, उसका दिमाग चकरा जाता है। वो देखता है कि चारों तरफ लाशों के ढेर लगे हैं। वो खुद को एक ऐसी सिचुएशन में पाता है जहां वो बहुत थका हुआ है। वो अनजाने में एक एनपीसी को सॉरी ब्रदर बोलकर ऊपर से छलांग मार देता है और नीचे पहुंच जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़कर एक दरवाजा खोलता है, उसके सामने अचानक एक खौफनाक ज़ॉम्बी आ जाता है। गेमर की तो वहीं फट जाती है। ज़ॉम्बी उसे खाने के लिए झपटता है और उसे काट भी लेता है। गेमर की हालत खराब हो जाती है, पर वो हार नहीं मानता। वो अपनी गन निकालता है और धड़ाधड़ गोलियां बरसाकर ज़ॉम्बी का काम तमाम कर देता है। वो सोचता है, अबे ये तो एफपीएस गेम था, फिर इन्होंने इसे इतना डरावना क्यों बना दिया? मेरी तो रूह कांप गई। उसे डर लगने लगता है कि क्या वो इन्फेक्टेड हो चुका है। तभी वहां एक छोटी लड़की आती है जिसे राज की टीम ने बड़े प्यार से डिजाइन किया था। वो लड़की अपना ही ब्लड निकालकर उसे लगाती है और गेमर का वायरस खत्म होने लगता है। गेमर उसे हेलो बोलता है, पर वो कुछ नहीं बोलती। उसे लगता है कि लड़की म्यूट है, पर गेम की क्वालिटी और उस टनल वाले सीन ने उसे इंप्रेस कर दिया। आखिरकार वो एक बड़े मॉन्स्टर को न्यूक्लियर ब्लास्ट से उड़ाकर उस लड़की को बचा लेता है। गेम खत्म होते ही वो अपने दोस्तों को मैसेज करता है, भाई ये गेम बवाल है, अभी चेक करो। उधर सीन शिफ्ट होता है राज पर। राज अभी अभी अपने एग्जाम्स खत्म करके फ्री हुआ है। उसने पूरे हफ्ते मुड़कर भी नहीं देखा कि कंपनी में क्या चल रहा है। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस आता है, ये सोचकर कि गेम तो पक्का फेल हो गया होगा। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस में कदम रखता है, सन्नाटा देखकर उसे लगता है कि सबकी हालत खराब है क्योंकि गेम पिट गया। वो मन ही मन सोच रहा था, चलो अब मुझे बॉस की तरह इन्हें दिलासा देना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, अगली बार जीतेंगे। लेकिन जैसे ही टीम ने राज को देखा, सब कॉन्ग्रेचुलेशंस चिल्लाने लगे। राज के तो होश ही उड़ गए।
एम्प्लॉयज उसके पास आकर बोले, बॉस आपने तो कमाल कर दिया, अब हमें समझ आया कि आपने प्रमोशन क्यों नहीं किया था, आपको बस प्लेयर का पॉजिटिव फीडबैक चाहिए था और वही हुआ। राज का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या गेम पॉपुलर हो गया? टीम ने बताया कि गेम तेजी से डाउनलोड हो रहा है, लोग तारीफों के पुल बांध रहे हैं और पैसा तो छप्पड़ फाड़ कर आ रहा है। बाउची ने तो जश्न के लिए शैंपेन की बोतल तक मंगा ली। राज ने जैसे तैसे बोतल तो खोल दी, पर उसके अंदर तो मातम चल रहा था। टीम को लगा कि बॉस बहुत कॉन्फिडेंट है और उन्हें पहले से सब पता था, पर राज अंदर से रो रहा था। वो अपने केबिन में जाकर गिर पड़ा और चिल्लाया, ये क्या अनर्थ हो गया? इस दुनिया में कोई लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं? मैंने गेम फ्लॉप होने के लिए बनाया था, ये हिट कैसे हो गया? राज ने तुरंत रिव्यूज चेक किए। लोग गेम की तारीफ कर रहे थे। हालांकि कुछ लोग इसे फेक रिव्यूज और महंगी गन के लिए गालियां भी दे रहे थे, पर नेगेटिव पब्लिसिटी ने गेम को और ज्यादा वायरल कर दिया था। राज ने बाउची को बुलाया और कहा, इस सक्सेस की एक रिपोर्ट तैयार करो, मुझे हर एंगल से देखना है कि ये चमत्कार हुआ कैसे। कुछ देर बाद रिपोर्ट राज के सामने थी। पता चला कि गेम की डिफिकल्टी कम करने की वजह से नॉर्मल प्लेयर्स भी इसे खेलने लगे। स्टोरी मोड और घोस्ट मोड लोगों को बहुत पसंद आया और वो 888 युआन वाली गन, भाई गेम की वेल्स यानी अमीर प्लेयर्स उस गन को खरीदकर शो ऑफ कर रही थी। राज अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसने सोचा था कि दूसरी कंपनी के साथ गेम रिलीज करके वो अपना गेम डुबा देगा, पर उल्टा पड़ गया। अब राज के पास सिस्टम सेटलमेंट के लिए सिर्फ 2 दिन बचे थे। सिस्टम ने दिखाया कि उसने इस हफ्ते में 4 लाख रुपए कमा लिए हैं। राज का टारगेट 5 लाख था। राज ने हिसाब लगाया कि अगर वो पैसे हारता है तभी उसे मोटा पर्सनल पैसा मिलेगा, अगर मुनाफा हुआ तो उसे बस कुछ हजार युआन ही मिलेंगे। राज ने ठान लिया कि इन 2 दिनों में वो पैसा बहा कर रहेगा। उसने बाउची को बुलाया और सैलरी मॉडिफाई करने का हुक्म दिया। उसने डिपार्टमेंट हेड की सैलरी 60% और एम्प्लॉयज की सैलरी 30 गुना बढ़ाने का आदेश दिया। साथ में बोनसेस, गिफ्ट्स और कार्ड्स की झड़ी लगा दी। राज ने सोचा, सिस्टम जितना अलाउ कर रहा है मैं उतना पैसा इन पर लुटा दूंगा। बाउची हैरान थी कि इतनी ज्यादा सैलरी। राज यही नहीं रुका, उसने अचानक एक और ऐलान किया, चलो आज काम बंद, दोपहर 3 बजे सबकी छुट्टी है, सब मेरे साथ मॉल चलेंगे, हम गेम की सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे और जमकर शॉपिंग करेंगे। जब सब मॉल पहुंचे तो राज का दिमाग कैलकुलेशन में लगा था। राज ने सोचा, शुरुआत में सिस्टम ने मुझे 1.1 मिलियन युआन दिए थे, अभी तक सिर्फ 4 लाख बचे हैं। अगर मैं इन सबको गिफ्ट कार्ड्स और शॉपिंग पर लगा दूं, जो लगभग 3 लाख के करीब हैं, तो मेरे पास बस 1 लाख बचेंगे। उसके बाद तो मैं पक्का प्रॉफिट यानी पर्सनल वेल्थ में चला जाऊंगा। राज ने सबको कड़क आवाज में कहा, सुनो, जो 1000 अलग से दिए थे वो भी खर्च करने हैं और जो 3500 का स्पेशल बोनस दिया था वो भी। ये पैसे तुम मुझे वापस नहीं कर सकते, इसलिए जो खरीदना है खरीद लो। पूरी टीम शॉपिंग में जुट गई। कोई कपड़े ले रहा था, कोई गैजेट्स। बाउची भी अपने लिए लिपस्टिक और मेकअप का सामान देख रही थी। राज एक जगह खड़ा होकर सबको घूर रहा था। साले जल्दी करो, पैसे उड़ाओ, इतना धीरे शॉपिंग क्यों कर रहे हो? उसे डर था कि कहीं ये लोग कम पैसे ना खर्च करें। तभी राज ने देखा कि उसका एक एम्प्लॉई एक महंगे फोन को देख रहा है, पर उसे लेने से हिचकिचा रहा है। राज उसके पास गया और बोला, पसंद है तो ले ले भाई, सोचना क्या है? एम्प्लॉई बोला, बॉस ये फोन बहुत महंगा है और मेरा काम तो कंप्यूटर पे होता है, फोन का ऑफिस के काम से क्या लेना देना? राज ने तुरंत डांटा, कैसे लेना देना नहीं है? क्या ऑफिस का काम सिर्फ डेस्क पर होता है? हमें घोस्टल का नया वर्जन बनाना है, उसके लिए तुम्हें एक तगड़ा फोन चाहिए टेस्टिंग के लिए। ये लो, और वो 3500 वाला स्पेशल बोनस और 1000 का गिफ्ट कार्ड इसी में स्वाहा करो। राज यही नहीं रुका, उसने दूसरे एम्प्लॉई को देखा जिसके हेडफोन्स बहुत घटिया थे। अरे तूने वो 20 रुपए वाले सस्ते हेडफोन्स अभी तक नहीं फेंके, ये लेटेस्ट वाले ले, इसकी आवाज जबरदस्त है। एम्प्लॉई ने मना किया कि उसे जरूरत नहीं है, पर राज ने प्रेशर डाल दिया, बहस मत कर, काम के बाद म्यूजिक सुनने के काम आएगा, ले ले। राज की टीम ये सब देखकर दंग थी कि बॉस अपने लिए कुछ नहीं ले रहे, पर सबको महंगी चीजें दिला रहे हैं। बाउची, जो खुद एक अमीर फैमिली से थी, वो राज को बड़े ध्यान से देख रही थी कि ये बंदा आखिर चाहता क्या है। शॉपिंग के अंत में राज ने देखा कि उसके पास अभी भी कुछ गुंजाइश बची है। उसने सोचा, सिस्टम ने मुझे खुद पर खर्च करने की थोड़ी परमिशन दी है, चलो 70,000 के आसपास की कोई चीज लेता हूं। राज एक घड़ी की दुकान पर गया और एक धांसू ब्रांडेड वॉच ले ली, जिसकी कीमत 73,000 थी। राज ने इसमें अपने पास से 3,000 एक्स्ट्रा भी मिला दिए ताकि सिस्टम की लिमिट पूरी हो जाए। टीम ये देखकर भावुक हो गई, देखो बॉस ने हमें लाखों की चीजें दिलाईं और खुद के लिए 1 लाख से भी कम की घड़ी ली, कितना महान आदमी है। राज अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था कि भाई मैंने अपने 3,000 फालतू में गंवा दिए, पर उसे संतोष था कि अब उसे फ्री का खाना और घर तो सिस्टम से मिल ही रहा है, तो लाइफ सेट है। फिर राज ने एक और चाल चली। उसने बाउची को बुलाया और झूठ बोला, मेरा एक दोस्त है जो बॉस बनने वाला है, उसके लिए कोई गिफ्ट सजेस्ट करो। टीम ने कहा घड़ी या परफ्यूम, पर राज को पता था कि सिस्टम अब इन चीजों के लिए अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ले चुका था। फिर किसी ने कहा महंगे ग्लासेस कैसे रहेंगे? राज को ये आइडिया पसंद आया।
वो एक लग्जरी शॉप पर गया और 8200 के ग्लासेस ले लिए। सिस्टम ने इसकी परमिशन दे दी। सबने कहा, बॉस ये आप पर बहुत जच रहे हैं। राज मुस्कुराया, ये छोटा कदम है, पर इस बार मैं सिस्टम को हरा कर रहूंगा। तभी स्क्रीन पर मैसेज आता है, सेटलमेंट कंप्लीट। राज की आंखों में चमक आ गई। उसे रिवॉर्ड के तौर पर 21,000 युवान मिले। राज खुशी से झूम उठा। फाइनली मैंने सिस्टम का पैसा लूज करवा दिया और मेरी पर्सनल वेल्थ बढ़ गई। हार कर भी जीत गया मैं। पर तभी अगला टारगेट आया, 1 मिलियन का बजट। इस बार शर्त यह थी कि राज को एक फिजिकल शॉप खोलनी होगी, वो भी किसी पॉश सिटी डिस्ट्रिक्ट या यूनिवर्सिटी के पास। और अगर सिस्टम का पैसा लूज हुआ तो राज को 10% एडिशनल बोनस मिलेगा। राज ने दिमाग लगाया, अभी तो फिजिकल शॉप खोलना ठीक है, पर फ्यूचर तो ई कॉमर्स का है। जब कोविड जैसा टाइम आएगा, राज को शायद फ्यूचर का हल्का आभास था, तो ये दुकानें बंद हो जाएंगी और मेरा भारी नुकसान होगा, यानी पैसा डूबना पक्का है, मजा आएगा। लेकिन राज के सामने एक बड़ी चुनौती थी, उसके अपने काबिल एम्प्लॉइज। उनकी मेहनत की वजह से कंपनी प्रॉफिट में जा रही थी। राज ने सोचा, इन टैलेंटेड लोगों को कंपनी से निकाल तो नहीं सकता, पर इनका डिपार्टमेंट बदल सकता हूं, ताकि ये अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके मुझे और अमीर न बना दें। राज ने ऑफिस में एक पोल यानी वोटिंग का ऐलान किया। आज हम कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय को चुनेंगे, सब सीक्रेटली वोट करेंगे और जीतने वाले को बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। राज का असली प्लान ये था कि जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा, यानी जो सबसे ज्यादा काबिल है, उसे वो किसी ऐसे डिपार्टमेंट में डाल देगा जहां उसका कोई काम ना हो, खास तौर से उस लड़की को जिसने पिछली बार टेस्टर्स ढूंढकर गेम को हिट करा दिया था। वोटिंग खत्म हुई। जब रिजल्ट आया तो टॉप पर वही बंदा था जिसने दिन रात एक कर दिया था। राज ने उसे स्टेज पर बुलाया और रिवॉर्ड दिया। पूरी ऑफिस तालियों से गूंज उठी। वो बंदा इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, बॉस मैं आज के बाद अपनी जान लगा दूंगा कंपनी को और आगे ले जाने के लिए। राज का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सोचा, अबे ओए, तुझे आगे नहीं ले जाना है, तुझे रुकना है। मेरी किस्मत ही खराब है, जिसे कमजोर करना चाहता हूं वो और ज्यादा जोश में आ जाता है। राज के सामने वो डिजाइनर लड़का खड़ा था जिसने पिछले गेम में अपनी पूरी जान झोंक दी थी। राज उसे बड़े ध्यान से देख रहा था और उसके मन में घबराहट हो रही थी। राज सोच रहा था, ये लड़का बहुत खतरनाक है। इसकी वजह से मेरा पिछला गेम सुपरहिट हो गया और मेरा सारा लॉस वाला प्लान मिट्टी में मिल गया। अगर ये इस बार भी डिजाइन टीम में रहा तो ये फिर से कोई मास्टरपीस बना देगा और मैं फिर से अमीर बन जाऊंगा। इसे यहां से हटाना ही पड़ेगा। राज ने एक गहरी सांस ली और अपना पत्ता फेंका। ठीक है, जैसा कि सबको पता है, तुम हमारी कंपनी के सबसे काबिल एम्प्लॉय चुने गए हो, इसलिए तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। और रिवॉर्ड ये है कि आज के बाद से तुम इस डिजाइनर टीम का हिस्सा नहीं रहोगे। जैसे ही राज ने ये बोला, पूरे ऑफिस में ऐसा सन्नाटा पसर गया जैसे किसी ने बिजली काट दी हो। एम्प्लॉयज के हाथ से उनके पेन छूट गए। उस लड़के का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा कि इतनी मेहनत का फल ये मिला कि उसे काम से निकाल दिया गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन राज का असली दांव तो अब आने वाला था। उसने पास में खड़ी उस अमीर लड़की की तरफ इशारा किया, जो हाल ही में फ्री में काम करने आई थी। राज मुस्कुराया और बोला, अरे घबराओ मत, नौकरी से नहीं निकाल रहा, बल्कि मैं तुम दोनों को, हाँ तुम डिजाइनर लड़के और तुम लड़की, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूं। मैं तुम दोनों के हाथ में 1 मिलियन यानी 10 लाख युआन दे रहा हूं। जाओ और इस पैसे को जहां मन करे वहां इन्वेस्ट करो। तुम्हें पूरी आजादी है, मैं एक सवाल भी नहीं पूछूंगा। वो लड़का और वो लड़की तो खुशी के मारे पागल हो गए। 1 मिलियन, वो भी बिना किसी रोक टोक के। राज ने उस लड़की को उस लड़के के साथ इसलिए लगाया था क्योंकि राज को पता था कि लड़की अमीर घर की है, उसे काम का कोई आइडिया नहीं है, और वो लड़का डिजाइनिंग में अच्छा है पर इन्वेस्टमेंट में पक्का जीरो होगा। राज मन ही मन हंस रहा था। मजा आ गया। ये लड़का डिजाइन टीम से बाहर तो नए गेम में दिमाग लगाने वाला कोई नहीं बचा। ऊपर से ये लड़की इसके साथ रहेगी तो ये दोनों मिलकर 1 मिलियन का कबाड़ा पक्का करेंगे। 10 लाख तो गए पानी में। वाह राज, तू तो जीनियस है। दोनों ने जोश में आकर राज के पैर छूने की कोशिश की और बोला, बॉस हम अपना बेस्ट करेंगे। राज ने मन में सोचा, अबे ओ बेस्ट के बच्चों, मुझे बेस्ट नहीं वेस्ट चाहिए। पर कोई नहीं, कम से कम तुम दोनों अब मेरे नए गेम के डेवलपमेंट से तो कोसों दूर रहोगे। पूरा ऑफिस तालियों से गूंज रहा था। राज को लग रहा था कि उसने एक साथ 2 शिकार कर लिए हैं। सबसे काबिल डिजाइनर को गेम से दूर कर दिया और 1 मिलियन डुबाने का रास्ता भी साफ कर दिया। इसके बाद राज ने दूसरे नंबर पर आए उस मोटे एम्प्लॉय को बुलाया। राज ने बड़ा उदास चेहरा बनाया, जैसे उसे बहुत अफसोस हो रहा हो। मेरे दोस्त, तुम सेकंड आए हो, बहुत दुख हुआ, पर कंपनी तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेगी, इसलिए मैं तुम्हें 1 महीने की पेड लीव दे रहा हूं। कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, बस वेकेशन मनाओ और सैलरी घर बैठे लो। उस मोटे एम्प्लॉय की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बॉस, मुझे वेकेशन नहीं चाहिए, मुझे ऑफिस का खाना पसंद है, यहाँ के गेम्स पसंद है, मैं बाहर जाकर क्या करूंगा? राज ने डांटते हुए कहा,
ज्यादा बहस मत कर। मैंने असिस्टेंट से कहकर तेरी पूरी चाइना की लग्जरी ट्रिप फिक्स करवा दी है। तू बस कल से गायब हो जा। राज का असली मकसद ये था कि ये बंदा चीफ प्लानर था। अगर ये 1 महीने गायब रहा तो नया गेम इसके बिना बनेगा, और जब तक ये वापस आएगा गेम में इतनी गलतियां हो चुकी होंगी कि उसे सुधारना नामुमकिन होगा। जब राज ऑफिस से बाहर निकल रहा था, उसका दोस्त, जिसे वो ब्रदर कहता था, उसके पीछे भागा भागा आया। भाई, तू पागल हो गया है क्या? तूने उस टैलेंटेड डिजाइनर लड़के को टीम से क्यों हटाया और उस लड़की के साथ 1 मिलियन क्यों दे दिए? कंपनी डूब जाएगी भाई। राज ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्यार से बोला, अरे भाई, तू मुझे नहीं जानता क्या? असल में मेरे पास तेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल काम है जो उस डिजाइनर टीम से बहुत बड़ा है। राज उसे शहर के सबसे महंगे इलाके में ले गया। एक पॉश बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए राज ने कहा, यहां हम एक इंटरनेट चेन खोलेंगे, पर यह कोई मामूली कैफे नहीं होगा। ये दुनिया का सबसे लग्जूरियस गेमिंग हब होगा। यहां सबसे महंगे हार्डवेयर होंगे और सब कुछ 5 स्टार होगा। मैं सारी अथॉरिटी तुझे देता हूं। जितना पैसा बहाना है बहा दे, बस इसे आलिशान बना। दोस्त की आंखें फटी रह गईं। राज ने सोचा, इस पॉश इलाके का किराया और इस कैफे का शाही खर्चा मुझे हर महीने लाखों का नुकसान देगा। यही तो मुझे चाहिए। अगले दिन राज ने नए गेम के लिए मीटिंग बुलाई। ऑफिस का माहौल बहुत अजीब था क्योंकि पुराने लीडर्स वहां नहीं थे। राज ने बड़े टशन में अपना नया आइडिया मेज पर रखा। दोस्तों, अब हम एक ऐसा गेम बनाएंगे जो हिस्ट्री रच देगा। गेम का नाम होगा गेम डिजाइनर। सब लोग सन्न रह गए। राज ने समझाना शुरू किया, ये एक 3D सिम्युलेशन गेम होगा। प्लेयर को एक गेम डिजाइनर का रोल निभाना होगा। उसे वही सब बोरिंग फैसले लेने होंगे जो मैं लेता हूं। बजट क्या होगा, सैलरी कितनी होगी, प्रमोशन कैसे होगा, हर फैसले का एक अलग रिजल्ट होगा। राज ने मन में सोचा, कौन गधा होगा जो दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद घर जाकर गेम में भी ऑफिस का ही काम करेगा? ये आइडिया इतना बोरिंग है कि लोग इसे डाउनलोड करते ही डिलीट कर देंगे। मेरा पैसा डूबना इस बार 200% पक्का है। टीम की एक एम्प्लॉय ने पूछा, बॉस, क्या ये सवाल जवाब वाला गेम होगा? राज ने तुरंत टोका, नहीं, मुझे वो पुराने स्टाइल का येस नो गेम नहीं चाहिए। मैं इसमें हाई एंड 3D ग्राफिक्स चाहता हूं। जितना पैसा लग सकता है लगाओ, पूरी दुनिया 3D में होनी चाहिए। नया प्लानर पसीने पोंछते हुए बोला, बॉस, अगर ये 3D गेम होगा और सिर्फ ऑफिस के काम पर होगा तो प्लेयर बस खाली चलता रहेगा और फाइलें देखेगा। ये तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। राज का चेहरा खिल उठा, अरे वही तो इस गेम का असली मजा है। बोरियत ही तो लाइफ है। और हाँ, इसकी बोरियत को बैलेंस करने के लिए हम इसमें एक वॉइस ओवर डालेंगे। एक ऐसी आवाज जो प्लेयर के हर कदम पर उसे टोकेगी और उससे फालतू की बातें करेगी। राज ने सोचा, 3D मॉडलिंग में करोड़ों उड़ाऊंगा। ऊपर से गेम इतना स्ट्रेसफुल होगा कि लोग पागल हो जाएंगे। राज अपने नए गेम डिजाइनर का कॉन्सेप्ट समझा रहा था। राज ने अपनी टीम को बताया, देखो, इस गेम की खासियत ये होगी कि अगर प्लेयर कोई गलत डिसीजन लेता है तो सिस्टम उसे तुरंत टोक देगा। वो उसे बताएगा कि भाई, ये तूने क्या कर दिया, इसकी जगह ये कर या वो कर। प्लेयर जो भी नया करने की कोशिश करेगा, सिस्टम उसे अपनी उंगलियों पर नचाएगा। राज की टीम की वो नई मेंबर लड़की ये सुनकर दंग रह गई। उसने सोचा, वाओ, बॉस का विजन तो देखो, ऐसा गेम तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। वो तुरंत जोश में आकर इसके डिजाइन ड्राफ्ट लिखने में जुट गई। उसे लगा कि वो किसी ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रही है। राज ने कड़क आवाज में डेडलाइन दी, मुझे 3 दिन के अंदर इस गेम का पूरा डिजाइन ड्राफ्ट चाहिए। और सुनो, जितने भी आर्ट एसेट्स हैं वो 2 हफ्ते के अंदर रेडी होने चाहिए। उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि आगे क्या करना है। टीम ने सिर झुकाकर जी बॉस कहा। राज मन ही मन खुश था। 3 दिन में ड्राफ्ट और 2 हफ्ते में एसेट्स। इतना प्रेशर डालूंगा कि काम की क्वालिटी एकदम घटिया होगी और गेम पिट जाएगा। मीटिंग डिसमिस करके राज अपने उस दोस्त के पास पहुंचा जिसे उसने इंटरनेट कैफे की जिम्मेदारी दी थी। राज ने अपने दोस्त से पूछा, हाँ भाई, 3 दिन हो चुके हैं, क्या तूने कैफे के लिए लोकेशन फाइनल की? क्या प्रोग्रेस है? उसका दोस्त थोड़ा झिझक रहा था। राज उसे देखकर सोच रहा था, ये बंदा बहुत खतरनाक है। ये मेरी बात कभी नहीं मानता और अपनी मेहनत से हर काम को सफल बना देता है। अगर ये मेरे साथ ना होता तो अब तक मैं करोड़ों लूज कर चुका होता। पर ये इतना हार्ड वर्किंग है कि दूसरों पर प्रेशर डालकर काम करवा लेता है, जिससे मुझे लॉस होने का मौका ही नहीं मिलता। दोस्त ने बताया, राज, मुझे एक हेल्पर मिल चुका है जो इस कैफे को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेगा। राज को थोड़ा शक हुआ। उसने सोचा, कहीं ये हेल्पर उसे धोखा न दे दे। पर चलो, अगर धोखा देगा तो मेरा ही फायदा है, पैसा डूबेगा। राज ने पूछा, कौन है वो हेल्पर, क्या टैलेंट है उसका? दोस्त ने बड़े गर्व से कहा, मैंने उसका टैलेंट डिस्कवर किया है और मैं उसे हायर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उसे काफ़ी अच्छी सैलरी भी ऑफर कर रहा हूं। राज को पता था कि शहर में कई एक्सपर्ट्स हैं। उसने सोचा, चलो देखते हैं ये नया नमूना कौन है। कैफे के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी कंप्यूटर। दोस्त ने आइडिया दिया।
राज, अगर हमें कैफ़े को यूनिक बनाना है तो हमें बाजार से आम कंप्यूटर नहीं खरीदने चाहिए। हमें अपनी खुद की ब्रांडिंग वाले कस्टम कंप्यूटर बनाने चाहिए। मेरे पास एक बंदा है जो इस काम में एक्सपर्ट है। राज की आंखों में चमक आ गई। उसने हिसाब लगाया, एक कस्टम कंप्यूटर की कीमत कम से कम 300 युआन या डॉलर तो होगी ही। अगर मैं ढेर सारे कंप्यूटर लगवाता हूं तो पैसा पानी की तरह बहेगा। मजा आ गया। राज ने फौरन आदेश दिया, उस एक्सपर्ट को हायर करो, उसे एकदम पोलाइटली ट्रीट करो और जितना पैसा उड़ा सकते हो उड़ाओ। राज तो जैसे पागल ही हो गया था पैसे लुटाने के लिए। उसने यहां तक कह दिया कि उस एक्सपर्ट को कम से कम 8,000 युआन महीना सैलरी मिलनी चाहिए। दोस्त हैरान रह गया, बॉस, मेरी खुद की सैलरी सिर्फ 5,000 है, आप उसे 8,000 दे रहे हैं। राज ने उसे दिलासा दिया, तुझे लगता है मैं तुझे कम दे रहा हूं? तू बस मेरा ये टास्क टाइम पर पूरा कर दे, मैं तुझे अलग से मोटा बोनस दूंगा। दोस्त खुशी खुशी काम पर निकल गया। राज ने सोचा, चलो कैफे की तरफ से तो लॉस पक्का है, अब गेम वाली साइड पर फोकस करता हूं। 8 फरवरी का दिन आया। राज के पास गेम का ड्राफ्ट लेकर टीम पहुंची। बॉस, गेम का कॉन्सेप्ट डिजाइन रेडी है, आप चेक कर लीजिए। राज हैरान था, इतनी जल्दी? क्या तुमने रात दिन एक कर दिया? ओवरटाइम? एम्प्लॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बॉस, मैं आजकल बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, इसलिए काम जल्दी हो गया, मैंने कोई ओवरटाइम नहीं किया। राज ने मन में सोचा, पिछली बार मैंने बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया था और गेम हिट हो गया, पर इस बार मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा और पता लगाऊंगा कि इसे फ्लॉप कैसे करना है। एम्प्लॉय नर्वस था कि कहीं राज उसे रिजेक्ट न कर दे। राज ने ड्राफ्ट पढ़ना शुरू किया। उसने देखा कि गेम में कोई एक्शन नहीं है, कोई खास इंटरैक्शन नहीं है, बस यहां वहां मूव करना है। राज अंदर से नाचने लगा, अबे ये तो महा बोरिंग गेम है, कोई प्लेयर इसे 10 मिनट भी नहीं झेलेगा। उसने बाहर से गंभीर होकर कहा, हाँ ठीक है, ये चल जाएगा, इस पर काम शुरू करो। राज को लग रहा था कि उसका पैसा अब डूबने ही वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट या बार की तरफ। वहां एक लड़का गाना गा रहा था। वो लड़का बार सिंगर भी था और ड्रिंक्स भी बनाता था। तभी उसे एक कॉल आई। वो राज के दोस्त की कॉल थी। उसने कहा, भाई मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, तुम्हें एक्सपर्ट की तरह हमारी हेल्प करनी है और तुम्हें इसके बदले 3,000 युआन मिलेंगे। वो लड़का खुशी से झूम उठा, भाई मैं तो अमीर हो गया। अगले दिन वो लड़का राज के सामने खड़ा था। राज उसे देखकर सोच रहा था, ये बंदा काफी नर्वस है, इसे शायद लग रहा है कि मैं इससे गाना गवाने के लिए या ड्रिंक्स बनवाने के लिए बुला रहा हूं। पर राज ने सीधे मुद्दे की बात की, मुझे कंप्यूटर बनवाने हैं, बताओ एक बेहतरीन गेमिंग कंप्यूटर का क्या खर्चा आएगा? वो लड़का सोचने लगा, इतने बड़े बॉस ने मुझे कंप्यूटर बनवाने के लिए बुलाया है, लगता है मेरी साख बहुत बढ़ गई है। ये बंदा बहुत अमीर लग रहा है, मैं इसे धोखा नहीं दे सकता, मुझे ईमानदारी से काम करना चाहिए और इसे अपना दोस्त बनाना चाहिए। उसने राज को पूरा कॉन्फ़िगरेशन समझाया और कहा, बॉस एक सेट का खर्चा लगभग 15,000 आएगा, हालांकि असली कीमत 16,000 है, पर मैं आपके लिए थोड़ा कम कर रहा हूं। अगर आप बाजार में कंप्यूटर सिटी से लेंगे तो यही चीज़ 20,000 की मिलेगी। राज ने दिमाग लगाया, ये तो बजट कम बता रहा है, मुझे तो पैसा उड़ाना है। राज ने कहा, देखो ये कॉन्फ़िगरेशन आज के गेम्स तो चला लेगा, पर फ्यूचर का क्या? हमें ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो कभी पुराना ना हो, इसलिए मैं तुम्हारा बजट बढ़ा रहा हूं। हम हर कंप्यूटर में 10,000 युआन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। वो लड़का सन रह गया, क्या 10,000 एक्स्ट्रा? यानी एक कंप्यूटर का सेट 25,000 का? राज मन ही मन मुस्कुराया, सिस्टम ने मुझे 25,000 से ज्यादा लगाने की परमिशन नहीं दी है, इसलिए मैं लिमिट तक जा रहा हूं। उधर वो लड़का यानी एक्सपर्ट पसीने पसीने हो गया। उसने सोचा, अगर मैं 25,000 का बेस्ट कंप्यूटर भी बनाऊं तब भी वो 26,000 का पड़ेगा, मुझे शायद अपनी जेब से 1,000 डालने पड़ेंगे, पर कोई बात नहीं, ऐसे अमीर बॉस के साथ दोस्ती हो जाएगी तो लाइफ सेट है। राज ने फाइनल धमाका किया, ठीक है तो डील पक्की, मुझे ऐसे 50 सेट्स चाहिए, 50 कंप्यूटर और हर एक 25,000 का, यानी 1.25 करोड़ का खर्चा। राज को लग रहा था कि उसने आखिरकार कुबेर का खजाना लुटाने का रास्ता ढूंढ लिया है।